विनाशकारी जादूगर सी 511 अध्याय 511 511 अध्याय 511 कुनलुन दिव्य महल गुप्त कालकोठरी। शू हान हमेशा की तरह सुरुचिपूर्ण थी, हल्की सी मुस्कान लिए हुए और एक शाही आभा बिखेर रही थी। शू हान एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी। उनके दादाजी औषधि देवता थे। पूरी मानव जाति में केवल एक ही ऐसा फार्मासिस्ट था जिसे भगवान के समान दर्जा प्राप्त था और वह अत्यंत उच्च कोटि का था। उनके भाई भी समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्ट अकादमी के उपडीन थे और एक प्रतिभाशाली फार्मासिस्ट थे। वह संभवतः दूसरे औषधि देवता बनने वाले थे। उन दोनों के साथ शू हान का रुतबा वास्तव में बहुत ऊंचा था। लिन मोयू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि शू हान गाइड और कमेंटेटर क्यों बनना चाहती है। उसके पास अंकों की कमी नहीं होनी चाहिए, या फिर शू हान सिर्फ मजे के लिए ऐसा कर रही थी। शू हान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और लिन मोयू ने स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं पूछा। छोटा भाई लिन फिर से मशहूर हो गया है। शू हान ने फूल की तरह मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह चिढ़ा रही हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह की अप्रियता का कोई संकेत नहीं था। पिछली बार औषधि देवता से मिलने के दौरान जो थोड़ी बहुत अप्रियता हुई थी, वह काफी समय पहले ही गायब हो चुकी थी। लिन मोयू कभी भी तुच्छ स्वभाव का नहीं था और ऐसी बातों को अपने दिल में नहीं रखता था। लिन मोयू ने धीरे से कहा, नमस्ते सीनियर सिस्टर शू। क्या आप फिर से किसी मिशन पर आई हैं? शू हान मुस्कुराए और बोली, हाँ, क्या छोटे भाई लिन को किसी गाइड की जरूरत है? उसने सहजता से बात की और लिन मोयू ने भी सहजता से जवाब दिया, जरूर, मेरे पास वास्तव में कुछ प्रश्न है। मैं अपने लेवल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त कालकोठरी खोजना चाहता हूँ। क्या सीनियर सिस्टर शू किसी कालकोठरी की सिफारिश कर सकती है? शू हान ने लिन मोयू की ओर देखते हुए कहा, छोटे भाई लिन का लेवल अब 53 हो चुका है। 50 के बाद लेवल बढ़ना बहुत धीमा हो जाता है। छोटे भाई लिन के कौशल को देखते हुए आपको एक ऐसे कालकोठरी की आवश्यकता है जिसमें कई राक्षस हो लेकिन वह बहुत जटिल न हो। इससे अच्छे उपकरण मिलते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। शू हान द्वारा अपनी जरूरतों का एक एक शब्द में विश्लेषण करते हुए सुनना, हर बिंदु बहुत सटीक था और कालकोठरी के बारे में उनके विचारों को सही ढंग से दर्शाता था। और शू हान ये भी बता सकता था कि वह लेवल 53 पर है, जबकि वह डिक्टेशन का उपयोग किए बिना शू हान का लेवल और करियर नहीं देख सकता था। जाहिर है, शू हान का स्तर कम नहीं था, बल्कि उससे कम 10 स्तर अधिक था। लेकिन शू हान ने इसे कभी खुलकर नहीं दिखाया, न ही कभी इसका जिक्र किया। अपने मित्र के प्रति सम्मान के कारण लिन मोयू ने कभी पूछा भी नहीं था। लिन मोयू की सभी जरूरतों का विश्लेषण करने के बाद शू हान इस निष्कर्ष पर पहुंचा, आपकी आवश्यकताओं के आधार पर कालकोठरी में आपके लिए कोई उपयुक्त कालकोठरी नहीं है। लिन मोयू को तुरंत ही हंसी और झुंझलाहट दोनों महसूस हुई। उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कालकोठरी हॉल में मौजूद सैकड़ों कालकोठरियों में से एक भी उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। उनकी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। शू हान के विश्लेषण में अधिकांश कालकोठरी पहले अच्छे उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करती थी, अनुभव को द्वितीयक महत्व देती थी। डंजन हॉल में मौजूद कई कालकोठरियों में परीक्षण संबंधी विशेषताएं थीं, जिन्हें समर कैपिटल यूनिवर्सिटी के पूर्वजों द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था और वापस लाया गया था। वे अनुभव को गौण मानते हैं और उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं। छात्रों के लिए कुछ अनुभव की तुलना में एक अच्छा उपकरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। समय के साथ स्तर तो वैसे भी बढ़ जाते, लेकिन उपकरण मिलना मुश्किल था। लेकिन लिन मोयू बिल्कुल विपरीत थी। लिन मोयू को अनुभव चाहिए था और उसे उपकरणों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शू हान ने कहा, कालकोठरी में तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त कालकोठरी नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया में एक है। लिन मोयू कुछ नहीं बोली, चुपचाप शू हान की बातें सुनती रही। शू हान ने कहा, दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में कुनलुन नामक एक पर्वत श्रृंखला है। वहां कुनलुन दिव्य महल नामक एक विशेष कालकोठरी है। छोटे भाई लिन को कुनलुन दिव्य महल की विशेष प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए, है ना? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, ये 3 चरणों वाला कालकोठरी है। कुनलुन डिवाइन पैलेस का तहखाना बहुत प्रसिद्ध था और करियर बनाने वालों के दिलों में इसका विशेष महत्व था। लिन मोयू ने अपने रूपांतरण से पहले इसे पाठ्य पुस्तकों में देखा था। इस कालकोठरी की खासियत इसके 3 चरणों में निहित थी।
कुनलुन पर्वत के तलहटी, मध्य और शिखर पर 3 कालकोठरी स्थित थीं, जिन्हें सामूहिक रूप से कुनलुन दिव्य महल कालकोठरी कहा जाता था। नीचे स्थित कालकोठरी को पार करने के बाद ही कोई मध्य कालकोठरी में प्रवेश कर सकता था, और अंत में शीर्ष कालकोठरी में। शू हान ने कहा, नीचे वाला कालकोठरी 55वें स्तर का है, मध्य वाला कालकोठरी 65वें स्तर का है और सबसे ऊपर वाला कालकोठरी 75वें स्तर का है। ये आपस में निर्बाध रूप से जुड़े हुए हैं, और कुनलुन कालकोठरी में कई राक्षस और ढेर सारा अनुभव है, जो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। उसकी आवाज धीरे धीरे नर्म हो गई, उसका पूरा चेहरा उसके करीब झुक गया और उसने लिन मोयू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, दरअसल सबसे ऊपरी कालकोठरी के पीछे कुनलुन दिव्य महल में एक गुप्त कालकोठरी है। वह कालकोठरी भगवान के स्तर की है, लेकिन उसमें प्रवेश की शर्तें बहुत कठिन है। आम लोग उसमें नहीं जा सकते। लिन मोयू थोड़ी हैरान रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई छिपा हुआ तहखाना होगा। इसका उल्लेख किसी भी पुस्तक में नहीं किया गया था। शायद इसके बारे में केवल कुछ बड़े परिवारों को ही पता था, जबकि आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया। दुनिया में हमेशा से ही ऐसे कई रहस्य मौजूद रहे हैं जो आम लोगों को ज्ञात नहीं होते। शू हान की सांसें ऑर्किड की तरह मधुर थीं। मुझे विश्वास है कि छोटा भाई लिन निश्चित रूप से आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। लिन मोयू ने भी अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, आवश्यकताएं क्या है? दरअसल ये काफी सरल है, बस तीनों चरणों में से प्रत्येक में 100 अंकों की रेटिंग प्राप्त करें। ये रेटिंग कालकोठरी को साफ करने में लगने वाले समय, राक्षसों को मारने की दक्षता, कालकोठरी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर तय की जाती है। तो ये कालकोठरी छोटे भाई लिन के लिए बहुत उपयुक्त है। शू हान थोड़ी शरारती थी, उसने बोलने के बाद जानबूझकर लिन मोयू के कान पर सांस छोड़ी। गर्म हवा लिन मोयू के कान पर लगी, जिससे उसमें हल्की खुजली होने लगी। शू हान ऐसा पहली बार कर रही थी, और पीछे हटते समय उसका सुंदर चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद सीनियर सिस्टर। शू हान की उसे यह जानकारी बताने की तत्परता से पता चलता है कि वह उस पर बहुत भरोसा करती थी। महत्वपूर्ण बात जानकारी में नहीं, बल्कि इस भरोसे में थी। लिन मोयू ने विषैले ड्रैगन के कांटेदार तरल की 2 बोतलें निकाली और कहा, वरिष्ठ बहन शू, कृपया इन्हें बड़े औषधि देवता को दे दीजिए। क्रिस्टल की बोतलों में मौजूद विषैले ड्रैगन के रीढ़ के तरल पदार्थ से एक कोमल चमक निकल रही थी, मानो 2 उत्तम रत्न हो। शू हान ने उन्हें हैरानी से देखा और पूछा, यह क्या है? 85वें स्तर के विश्व बॉस का रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ। यह अधिकांश विषयों का इलाज कर सकता है। एल्डर मेडिसिन गॉड को इसे औषधि में बदलने की कोशिश करने दे ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये लाश के विष को बेअसर कर सकता है। ये सुनकर कि यह 85वें स्तर के विश्व बॉस से है, शू हान समझ गया कि ये बहुत मूल्यवान है। लेकिन उसने मना नहीं किया, धन्यवाद छोटे भाई लिन। तो आपको 500 पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसे ही भुगतान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, जरूर। कुनहुआ पर्वत श्रृंखला दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की सीमा पर स्थित थी, जो साल भर बर्फ से ढकी रहती थी, और शिखर के करीब तेज हवाएं और बर्फ रहती थी। कुनलुन पर्वतमाला की तलहटी में कुन शहर स्थित था। कुनलुन दिव्य महल के कालकोठरी में जाने वाले कई लोग कुन शहर में रुकते थे, जिससे ये सीमावर्ती शहर असाधारण रूप से जीवंत हो जाता था। विशेषकर रात के समय, कई पेशेवर लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते थे। शहर जगमगा रहा था, जो दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के कुछ बड़े शहरों को टक्कर दे रहा था। शहर में मौजूद टेलीपोर्टेशन सरणी रोशन हो उठी, और लिन मोयू टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल गई। तेज हवा उसके शरीर से टकराई, लेकिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। नौकरी पेशा लोग आमतौर पर ठंड या गर्मी से नहीं डरते थे। कुन शहर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब होने के बावजूद, लिन मोयू ने साफ सुथरे और व्यवस्थित कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उसके कंधे पर लगा सैन्य बैज हटा दिया गया था। कुन शहर की सड़कों पर चलते हुए, वह सड़क पर मौजूद कई अन्य पेशेवर लोगों से अलग दिख रहा था। लगभग सभी लड़ाकू करियर धारक अपने करियर की मानक वर्दी पहनते थे। केवल कुछ ऐसे पेशेवर लोग जिन्हें लड़ने की जरूरत नहीं थी, वे ही लिन मोयू की तरह कपड़े पहनते थे। कई लोगों की नज़र में, लिन मोयू एक ऐसी व्यक्ति थी जो जीवन भर अपने करियर को लेकर गंभीर बनी रही। लिन मोयू ने जीवन के वातावरण को महसूस किया, उसकी निगाहें सड़क के दोनों ओर स्थित दुकानों पर टिकी रहीं।
वहां जनरल स्टोर, नौकरी पेशा लोगों के लिए तरह तरह के औजार बेचने वाली दुकानें, साथ ही बार और रेस्तरां भी थे। लिन मोयू को कुछ हद तक असहज महसूस हो रहा था। अपने परिवर्तन के बाद से वह लगातार संघर्ष कर रहे थे और उनके पास बहुत कम फुर्सत का समय था। वह कई शहरों में जा चुका था लेकिन उसने कभी उनमें घूम फिर नहीं किया था। सामान्य नौकरी पेशा लोगों का जीवन उसे बहुत दूर प्रतीत होता था। जब लिन मोयू पहुंची तब तक रात हो चुकी थी। कई पेशेवर लोग कुन शहर लौट आए थे और शहर के द्वार पर मांस खा रहे थे और शराब पी रहे थे। रेस्तरां और बार शोर और उत्साह से गुलजार थे। ऊपर देखने पर शहर के बाहर दूर स्थित कुनलुन पर्वतमाला दिखाई देती थी। भव्य कुनलुन पर्वतमाला 10,000 मीटर ऊंची थी। ये पर्वत श्रृंखला 1,000 मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी, जो मानव निर्मित भूभाग में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक थी। पहाड़ों में कई कालकोठरी और गुप्त क्षेत्र थे। इनमें से कुनलुन डिवाइन पैलेस का तहखाना सबसे प्रसिद्ध था। कुन शहर से देखने पर कुनलुन पर्वतमाला मध्य से ऊपर तक बादलों और कोहरे में छिपी हुई थी, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा नजारा देखने के लिए वहां खुद जाना पड़ता था। कुनलुन पर्वतमाला के सामने लिन मोयू को बहुत छोटा महसूस हुआ। कुनलुन पर्वतमाला में एक अजीब सी आभा व्याप्त प्रतीत होती थी, जो कुछ हद तक परिचित सी थी। लिन मोयू ने काफी देर तक सोचा, फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया जिसे केवल वही सुन सकता था, देवताओं की आभा। लिन मोयू ने इस आभा को महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि कुनलुन पर्वत में देवता निवास करते हैं। कम से कम पहले तो देवता थे। अचानक उसके बगल से एक आवाज आई, छोटे भाई, क्या तुम्हें कुनलुन पर्वतमाला भव्य लगती है? संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 512। अध्याय 512। 512। अध्याय 512। गाओ यान का हादसा हो गया। लिन मोयू ने मुड़कर देखा। पास ही के एक शराबखाने में खिड़की के पास खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे हाथ हिला रहा था। उसने शराब का एक घड़ा पकड़ा हुआ था और लिन मोयू को इशारा करते हुए कहा, छोटे भाई, मेरे साथ एक घूंट पीजिए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के चेहरे पर एक हंसमुख मुस्कान थी। उसका चेहरा लाल था, स्पष्ट रूप से वह नशे में था। लिन मोयू पहले तो जवाब देने वाला नहीं था, लेकिन फिर उसने उस आदमी के कपड़ों पर बने प्रतीक को देखा और अपना इरादा बदल दिया। ये जियांगनिंग विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह था। लिन मोयू को गाओ यांग की याद आई। वेस्ट सी फर्स्ट हाई स्कूल में अपने समय के दौरान गाओ यांग ने उससे सबसे ज्यादा बात की थी। यहाँ तक कि जब लिन मोयू एक शब्द भी नहीं बोलता था, तब भी ये थोड़ा मजाकिया स्वभाव वाला व्यक्ति उससे घंटों तक एक अकेले कॉमेडी शो की तरह बातें करता रहता था। उस समय लिन मोयू के कोई दोस्त नहीं थे, उसके सहपाठी उससे बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। केवल गाओ यांग ही अपवाद थे। वह लिन मोयू का पहला सच्चा दोस्त भी था, जिसे उसने अपने दिल में स्वीकार किया था। बाद में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान उसे समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, जबकि गाओ यांग को उसकी इच्छा के अनुसार जियांगनिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। हालांकि जियांगनिंग विश्वविद्यालय की तुलना समर कैपिटल विश्वविद्यालय से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह बुरा भी नहीं था, और यह वेस्ट सी सिटी के करीब था, इसलिए गाओ यांग कभी कभी घर जाकर लोगों से मिल सकता था। मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का विश्वविद्यालय में कैसा कर रहा होगा। गाओ यांग को देखे हुए उसे 1 साल बीत चुका था। उस साल इतनी सारी चीजें घटित हुई थी कि लिन मोयू के पास ज्यादा खाली समय नहीं था। जैसे ही अतीत की यादें ताजा हुई, लिन मोयू ने सराय में प्रवेश किया और उस आदमी के सामने बैठ गई। वरिष्ठ, क्या आप जियांगनिंग विश्वविद्यालय से हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। छोटे भाई ने पहचान लिया। मैं फेंग जिलियू हूँ। छोटे भाई, अभी कुनलुन पर्वतमाला को देखकर आपको कैसा लगा? लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ। फेंग जिलियू ने शराब का एक घूंट लिया। हाँ, बिल्कुल वही एहसास। जब मैंने पहली बार कुनलुन पर्वतमाला देखी थी, तब मुझे भी बहुत छोटा महसूस हुआ था। छोटे भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम अकेले हो। क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पीना चाहोगे? लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, जरूर। कुछ ड्रिंक्स के बाद फेंग जिलियू ज्यादा बातूनी हो गई। छोटे भाई, आप में एक असाधारण आभा है। आप किस तरह के करियर को अपनाते हैं? लिन मोयू की आंखों के सामने फेंग जिलियू का स्तर स्पष्ट था। लेवल 42 बरसे का एक उच्च स्तरीय करियर धारक। लेकिन लिन मोयू का स्तर ऐसा नहीं था जिसे फेंग जिलियू देख सके।
लिन मोयू हमेशा एक छिपाव बैच पहनती थी, इसलिए अगर फैंग जिलियू ने डिटेक्शन का इस्तेमाल भी किया तो भी वह उसे नहीं देख सकता था। लिन मोयू के पहनावे को देखते हुए स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह एक पेशेवर करियर धारक है। अब उसका प्रभाव सीमित हो गया था। न केवल फैंग जिलियू बल्कि अन्य लोग भी लिन मोयू के करियर के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे। लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, आभा का करियर से ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। फैंग जिलियू दिल खोलकर हंसी, सच में, व्यक्तित्व का करियर से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी, मुझे लगता है कि हमारा एक खास रिश्ता है। पहली नजर में ही मैं समझ गई थी कि आप असाधारण हैं। जीवन भर के करियर के रूप में भी, आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीमित होंगी। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई फैंग, क्या आपके स्कूल में गाओ यांग नाम का कोई छात्र है? उसका पेशा तलवार और ढाल योद्धा का है। फैंग जिलियू ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। लिन मोयू की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। फैंग जिलियू ने आगे कहा, जब बाकी सहपाठी वापस आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी। धन्यवाद। फैंग जिलियू ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं। वे कुछ देर तक अनौपचारिक बातचीत करते रहे, फिर एक के बाद एक 5 लोग सराय में दाखिल हुए। उन सभी ने जियांगमिंग विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह पहन रखा था। फैंग जिलियू ने उन्हें हाथ हिलाकर कहा, इधर आओ। समूह चलकर वहां पहुंचा। फैंग जिलियू ने पूछा, कैसा रहा? क्या आप सबने कोई चाल चली? उन सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक ने उत्साह से कहा, हम सबने अच्छा मुनाफा कमाया, बॉस। इस बार हमें बहुत लाभ हुआ है। अचानक, उसने अपना मुंह बंद कर लिया और कहा, बॉस, ये कौन है? फैंग जिलियू ने कहा, एक नया दोस्त। वैसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने हमारे स्कूल में गाओ यांग नाम के तलवार और ढाल वाले योद्धा के बारे में सुना है? गाओ यांग, तलवार और ढाल योद्धा। वे सभी सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। लिन मोयू ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में हजारों या दसियों हजार छात्र हो सकते हैं। एक साधारण से दिखने वाले गाओ यांग के बारे में न सुना होना सामान्य बात थी। अचानक किसी ने कहा, मुझे लगता है मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है। लिन मोयू ने ऊपर देखा। बोलने वाली एक महिला वैद्य थी, जिसका स्तर मात्र 40 था। उनके दूसरे परिवर्तन का प्रभाव अभी भी मौजूद था, जिससे संकेत मिलता है कि उन्होंने इसे 10 दिन से भी कम समय पहले पूरा किया था। उसने कहा, मैंने अपने छात्रावास के साथियों को गाओ यांग नाम के एक तलवार और ढाल वाले योद्धा के बारे में बात करते सुना, जिसका प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान एक दुर्घटना हो गई थी। लिन मोयू ने भौहें चढ़ाते हुए जल्दबाजी में पूछा, कौन सी दुर्घटना? मुझे सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर वह बुरी तरह घायल हो गया था। विश्वविद्यालय के बेहतरीन चिकित्सक भी उसकी मदद नहीं कर सके। सामान्यतया वैद्य मामूली चोटों को जल्दी ठीक कर सकते थे। यदि शरीर के अंग कट भी जाएं, तो ईश्वर तुल्य चिकित्सक उन्हें पुनः उगा सकता है। और जिस प्रथम वर्ष के मुकदमे में गाओ यांग ने भाग लिया था, वह आमतौर पर बहुत सुरक्षित था, क्योंकि शिक्षक निगरानी कर रहे थे। दुर्घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर क्या हुआ? क्या विश्वविद्यालय ने बेहतर चिकित्सकों को आमंत्रित नहीं किया? लिन मोयू ने धैर्यपूर्वक पूछा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। फैंग जिलियू ने धीरे से कहा, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ वैद्य पहले से ही 85वें स्तर का है। अगर वह भी मदद नहीं कर सका, तो केवल एक ईश्वर स्तरीय वैद्य ही कर सकता है। लेकिन ईश्वर स्तरीय उपचारकों को आमंत्रित करना आसान नहीं है। साम्राज्य में ऐसे कुछ ही लोग हैं, और आम लोग उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। लिन मोयू ने अपनी चिंता को दबाते हुए कहा, क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि गाओ यांग कहाँ गया है? उसका लहजा बदल गया था, अब वह पूछ नहीं रहा था बल्कि आदेश दे रहा था। बाकी लोग नाखुश दिखे, लेकिन फैंग जिलियू ने उन्हें एक नजर से देखते हुए कहा, जाकर पूछो। उन्होंने फिर भी फैंग जिलियू को सम्मान दिया और पूछताछ करने के लिए संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया। फैंग जिलियू ने लिन मोयू से पूछा, भाई लिन, क्या गाओ यांग आपका दोस्त है? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, वह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी है। फैंग जिलियू मुस्कुराए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि भाई लिन इतने जवान है। आपने अभी अभी युवावस्था में कदम रखा है। जवानी अच्छी होती है।
उसने लिन मोयू के नव प्रवेश के कारण उसे नीचा नहीं दिखाया, लेकिन बाकी लोग अधीर दिख रहे थे। उन सभी का मानना था कि एक सामान्य करियर धारक को उन पर हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये देखकर कि वह न केवल एक अनुभवी करियर धारक था, बल्कि एक नव वर्ष का छात्र भी था। वह किस स्तर का हो सकता था? वह कुछ भी नहीं था। अगर फेंग जिलियू का चेहरा न होता, तो लिन मोयू को यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। कुछ देर बाद उन्हें आखिरकार जवाब मिल गया। हमें पता चल गया। विश्वविद्यालय गाओ यांग का इलाज नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और घर भेज दिया। ऐसा लगता है कि उसका घर वेस्ट सी सिटी में है। महिला वैद्य के बोलते ही लिन मोयू उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। उनके कानों में केवल उनका धन्यवाद ही गूंज रहा था। समूह स्तब्ध रह गया। आखिर हुआ क्या? वह अचानक कैसे गायब हो गया? क्या वह इंसान था या भूत? कितना डरावना था! क्या हमने अभी अभी भूत देखा? क्या ये कुनलुन पहाड़ों में मरने वाली कोई भटकती आत्मा हो सकती है? कुछ ही सेकंड बाद फेंग जिलियू अचानक चिल्लाई, मैं जानती हूं कि वह कौन है। कौन? बॉस, हमें जल्दी बताइए। फेंग जिलियू ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह लिन मोयू होना चाहिए। आह! सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले 6 महीनों में लिन मोयू का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था। विशेषकर कुछ दिन पहले, जब लिन मोयू बाय युवान के साथ चेरी ब्लॉसम कंट्री गई और उसने जबरदस्ती ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन का सफाया कर दिया। लिन मोयू एक किंवदंती बन चुकी थी। लेकिन इतनी महान हस्ती यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है? क्या उनसे बात करना भी? क्या उसे बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए था? बॉस, क्या आप गलत हो सकते हैं? किसी को ऐसा होने की संभावना कम ही लगी। फेंग जिलियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे 80-90% यकीन है। डिवाइन जनरल लिन ने 1 साल पहले ही रूपांतरण किया है, इसलिए उनके सभी सहपाठी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। और डिवाइन जनरल लिन का गृहनगर वेस्ट सी सिटी है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि गाओ यान का गृहनगर भी वेस्ट सी सिटी है? उसका उपनाम लिन है, वह गाओ यान का सहपाठी है, और उसकी गति लगभग भूतिया है। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? फेंग जिलियू के विश्लेषण के बाद उन्हें लगा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। फेंग जिलियू ने खूब शराब पी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पहले ही उसकी आभा इतनी असाधारण महसूस हुई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनका लहजा अचानक इतना उदात्त हो गया। हम सचमुच अंधे थे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 513। अध्याय 513। तारांकन अध्याय 513। अपने पुत्र को सुरक्षित रूप से आपको लौटाना। तारांकन। वेस्ट सी सिटी में टेलीपोर्टेशन एरे तेजी से चमक उठा, और फिर लिन मोयू टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकली और सड़क के अंत में पल भर में गायब हो गई। टेलीपोर्टेशन एरे की निगरानी कर रहे दोनों नगर रक्षक चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या अभी अभी कोई यहां से गुजरा? शायद, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। मुझे भी नहीं पता। क्या ये भूत हो सकता है? संभावना कम है। टेलीपोर्टेशन एरे में रोशनी तो हुई थी, इसलिए वह कोई बहुत ही ताकतवर व्यक्ति रहा होगा, बस इतनी तेजी से भागा होगा कि हम उसे देख नहीं पाए। क्या हमें इसकी सूचना नगर प्रमुख को देनी चाहिए? छोड़ो इससे, चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर की चर्चा के बाद उन्होंने ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। ऐसे मामले उनके नियंत्रण से बाहर थे, इसलिए उनमें दखल न देना ही बेहतर था। लिन मोयू ने कई टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए कुनलुन शहर से सबसे तेज गति से वापसी की और केवल 2 मिनट में पश्चिम सागर शहर लौट आए। इसके बाद वह जितनी जल्दी हो सके सीधे गाओ यान के घर की ओर चल पड़ा। पश्चिमी सागर शहर की रात बेहद शांत थी, जो जगमगाते कुनलुन शहर के बिल्कुल विपरीत थी। गाओ यान का घर अभी भी रोशन था। लिन मोयू को उपचार की जादुई शक्ति की उपस्थिति का एहसास हो सकता था। उपचार संबंधी जादू का दीर्घकालिक और निरंतर उपयोग ही इतनी मजबूत अवशिष्ट आभा छोड़ सकता है। इस छोटे से घर में 3 लोग रहते थे। बिस्तर पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, जो बेहद कमजोर था, वह गाओ यान था। अन्य 2 लोग गाओ यान के माता पिता थे। गाओ यान के माता पिता दोनों ही साधारण पेशेवर थे और उनकी नौकरियां अपेक्षाकृत स्थिर थीं। उनकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन गुजारा करने के लिए पर्याप्त थी। असल में, गाओ यान के तलवार और ढाल योद्धा बनने के साथ ही उनके परिवार का जीवन बेहतर होना चाहिए था।
लिन मोयू ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और चिंता भरे चेहरे वाली एक अधेड़ उम्र की महिला जवाब देने के लिए बाहर आई। बच्चे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अधेड़ उम्र की महिला लिन मोयू को नहीं पहचान पाई। लिन मोयू ने विनम्रता से कहा, नमस्ते आंटी। मैं वेस्ट सी नंबर 1 हाई स्कूल में गाओ यांग की सहपाठी हूँ। मैंने सुना था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। ये सुनकर कि वह गाओ यांग का सहपाठी है, अधेड़ उम्र की महिला झट से एक तरफ हट गई और बोली, ओह, आप यांग यांग के सहपाठी हैं। अंदर आइए। पता चला कि गाओ यांग का उपनाम यांग यांग था। लंबे और मजबूत गाओ यांग का ये प्यारा सा उपनाम लिन मोयू को बहुत मजेदार लगा। जब गाओ यांग ठीक हो जाएगा, तो वह इसका इस्तेमाल उसे चिढ़ाने के लिए कर सकता है। घर में प्रवेश करते ही लिन मोयू ने गाओ यांग के पिता को देखा। गाओ यांग के पिता दिखने में गाओ यांग जैसे ही थे। गाओ यांग की दुर्घटना के बाद से उनके माता पिता दोनों ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। गाओ यांग के पिता के बाल सफेद हो गए थे, जो उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य नहीं था। लिन मोयू ने गाओ यांग के कमरे में प्रवेश किया। दरवाजा खुला और लिन मोयू ने देखा कि गाओ यांग बिस्तर पर लेटी हुई है। गाओ यांग जाग रहा था और निर्जीव आंखों से छत को घूर रहा था। उसके दोनों पैर जांघों से अलग हो गए थे। उसके हाथ भी पूरी तरह से सिकुड़ चुके थे, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची थी, जो देखने में भयावह लग रही थी। उसकी सांसें बेहद कमजोर थीं, मानो वह मृत्यु के कगार पर हो। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर गाओ यांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब लिन मोयू उसकी नजरों के सामने आई, तभी गाओ यांग की आंखों में एक चमक दिखाई दी। कर्कश आवाज में उसने कहा, तुम यहाँ क्यों हो? गाओ यांग को ऐसी हालत में देखकर लिन मोयू को दुख का एहसास हुआ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लिन मोयू जानता था कि गाओ यांग उससे संपर्क करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेता। उदाहरण के लिए, वेस्ट सी नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से, वेस्ट सी सिटी के नगर प्रमुख के माध्यम से, या किसी को जिया जिंग अकादमी भेजकर उनसे संपर्क किया जा सकता था। अगर वे उन्हें ढूंढ भी नहीं पाते, तो जियाजू के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा सकता था। हमेशा रास्ते मौजूद थे। गाओ यांग ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, यह बेकार है। लिन मोयू ने चिढ़कर कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह बेकार है? गाओ यांग ने कहा, अकादमी के 85वें स्तर के वैद्य भी मदद नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि यहां तक कि दिव्य स्तर के वैद्य भी शायद मदद न कर पाए। लिन मोयू ने उपहास उड़ाते हुए कहा, लेवल 85? मैंने तो कई दिव्य स्तर के प्राणियों को मार डाला है। क्या उन्होंने बताया कि आपको जहर दिया गया था या कुछ और? गाओ यांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। न जानना ही सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात थी। जियांगनिंग अकादमी एक प्रतिष्ठित संस्थान था जिसमें कई चिकित्सक और रसायन शास्त्री मौजूद थे। फिर भी वे समस्या का पता नहीं लगा सके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दिव्य स्तर के चिकित्सक भी शायद मदद नहीं कर पाएंगे, जिससे गाओ यांग निराशा में डूब गया। गाओ यांग ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। वे एक गुप्त क्षेत्र में एक परीक्षण के लिए गए थे, और दुर्घटना शुरू में उसके साथ नहीं हुई थी, बल्कि किसी और के साथ हुई थी। एक योद्धा होने के नाते, गाओ यांग ने सहज रूप से उस व्यक्ति को बचाने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन वह उस व्यक्ति को बचा नहीं सका और खुद ही फंस गया। मुझे याद है कि मैंने उससे बाहर निकाला था, लेकिन फिर मैं खुद पानी में गिर गया। वह एक छोटा सा दलदली गड्ढा था। मेरा आधा शरीर उसमें फंस गया था, और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब मेरे सहपाठियों ने मुझे बाहर निकाला, तो मेरे पैर गायब हो चुके थे। अजीब बात है, मेरे पैरों से खून नहीं निकला, घाव पहले ही भर चुके थे। गाओ यांग की आवाज कमजोर होती चली गई। इतने कम समय में ही लिन मोयू ने महसूस किया कि उसकी सांसें काफी कमजोर हो गई थीं। उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लिन मोयू को स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि गाओ यांग की जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही है। क्या ये जहर नहीं है? लिन मोयू ने पूछा। गाओ यांग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने विषनाशक दवाइयां ली थीं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। अकादमी के रसायन शास्त्रियों ने भी विष परीक्षण किया और पुष्टि की कि मुझे जहर नहीं दिया गया था। लिन मोयू ने पूछा, क्या आपको उस समय कुछ महसूस हुआ था? गाओ यांग ने फिर से अपना सिर हिलाया, नहीं, न दर्द, न खुजली। न तब, न अब। लिन मोयू ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके गाओ यांग को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला।
चलिए पहले इसे आजमाते हैं। लिन मोयू ने थोड़ी देर सोचा और विषैले बार ड्रैगन का रीढ़ का तरल पदार्थ निकाल लिया। उसने बोतल खोली और कमरे में एक सुगंधित खुशबू फैल गई। इसे पियो। गाओ यांग को लिन मोयू पर पूरा भरोसा था और उसने बिना पूछे ही उसे पी लिया। रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ पीने के बाद गाओ यांग के चेहरे पर लाली आ गई। लिन मोयू ने महसूस किया कि गाओ यांग की जीवन शक्ति तेजी से पुनः प्राप्त हो रही है। देखते ही देखते यह अपने चरम पर पहुंच गया। विषैले बार ड्रैगन के रीढ़ के तरल पदार्थ में न केवल विसरण की क्षमता होती है बल्कि इसमें जीवन शक्ति के मजबूत गुण भी होते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ पीने के बाद गाओ यांग की विषैले तत्वों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में भी कुछ हद तक सुधार होगा। हालांकि जैसे ही गाओ यांग की जीवन शक्ति चरम पर पहुंची, वह अचानक तेजी से गिर गई। यह ऐसा था जैसे किसी चट्टान से सीधे नीचे गिर जाना। लिन मोयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं। गाओ यांग को इसकी आदत हो चुकी थी। मैंने अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए कई चीजें ली हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है, कोई फायदा नहीं। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। लिन मोयू ने कहा, उम्मीद मत छोड़ो, मैं तुम्हें इलाज के लिए ले जाऊंगी। गाओ यांग ने कहा, परेशान मत होइए, ये सचमुच बेकार है। आपका मुझसे मिलने आना ही काफी है। अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। दर्द ने कभी हंसमुख और हंसमुख रहने वाले व्यक्ति को इस हालत में बदल दिया था, जिससे लिन मोयू बहुत दुखी महसूस कर रही थी। बोलना बंद करो और मेरी बात सुनो। लिन मोयू ने बिस्तर के कोने पर एक व्हीलचेयर देखी और सीधे गाओ यांग को उसमें बिठा दिया। उसने गाओ यांग को व्हीलचेयर पर बिठाते हुए कहा, चाचा जी, चाची जी, मैं गाओ यांग को इलाज के लिए ले जा रहा हूँ। गाओ यांग के माता पिता स्तब्ध रह गए। इस युवक ने अचानक गाओ यांग को इलाज के लिए ले जाने की बात कह दी। बच्चे, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? हमने पहले ही कई लोगों से मदद मांगी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जी बेटा, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन साधारण वैद्य और रसायन शास्त्री मदद नहीं कर सकते। गाओ यांग के माता पिता दयालु थे। उन्हें लिन मोयू पर अविश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि गाओ यांग की चोट का इलाज मुश्किल है। लिन मोयू ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे जिसके पास ले जा रही हूँ, वह गाओ यांग को जरूर ठीक कर देगा। गाओ यांग ने धीरे से कहा, पिताजी, मां जी, मोयू पर भरोसा रखिए। तो मैं गाओ यांग का सामान पैक कर देती हूँ। गाओ यांग की मां ने गाओ यांग और लिन मोयू पर भरोसा किया। लिन मोयू ने कहा, पैक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो कुछ भी चाहिए, वह सब यहाँ है। हमें जल्दी करनी होगी, इसलिए मैं अभी गाओ यांग को लेकर चलती हूँ। मैं कुछ दिनों में आपके बेटे को सही सलामत आपको लौटा दूंगा। एक विचार के साथ लिन मोयू ने हवा के झोंके से दरवाजा खोल दिया। फिर अपने बिजली की तरह तेज पंखों को फड़फड़ाते हुए लिन मोयू ने व्हीलचेयर को उठाया और उड़ गया। हम जा रहे हैं। गाओ यांग के माता पिता की हैरान निगाहों के बीच लिन मोयू गाओ यांग को लेकर चली गई। दोनों दंग रह गए। ये बच्चा उड़ सकता है। अगर वह उड़ सकता है, तो वह निश्चित रूप से शीर्ष स्तर का पेशेवर होगा। यांग यांग को इतना शक्तिशाली सहपाठी कैसे मिल गया? क्या आपको याद है कि यांग यांग ने अभी उसे क्या कहा था? मोयू, मोयू, लिन मोयू। दोनों ने एक साथ अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। वे पूरी तरह से सदमे में थे। अब तक लिन मोयू का नाम किसने नहीं सुना होगा? ये वास्तव में जनरल लिन है, ये वास्तव में जनरल लिन है। गाओ यांग के पिता कांपते हुए बुदबुदाए। गाओ यांग की मां अत्यंत प्रसन्न हुई। वाह, हमारी यांग यांग बच गई। वाह, हमारी यांग यांग बच गई। वह बार बार यही दोहराती रही और उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 514। अध्याय 514। 514। तारांकन। अध्याय 514। अपराधी, आत्मा भक्षक तारांकन। लिन मोयू ने टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग न करने का विकल्प चुना। गाओ यांग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जो कुछ हद तक हान डोंग एयर की जहर की स्थिति के समान थी, और उससे भी बदतर थी, वह टेलीपोर्टेशन एरे की विदारक शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। लिन मोयू के पास उसके साथ उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वह बहुत तेज भी नहीं उड़ सकता था। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गाओ यांग को घिर कर उसने उसे ठंडी हवा से बचाया जब वे जियाजिंग अकादमी की ओर उड़ रहे थे।
इससे पहले कि वे वेस्ट सी सिटी से निकल पाते, कोई हवा में उठा और लिन मोयू का रास्ता रोक दिया। कवच पहने हुए, जो एक सैनिक प्रतीत हो रहा था, उस व्यक्ति ने कहा, साम्राज्य में ऐसे नियम हैं जो शहर के ऊपर से उड़ान भरने पर रोक लगाते हैं। उसके कंधे पर लगे सैन्य प्रतीक चिन्ह को देखकर लगता था कि वह 5 सितारा लेफ्टिनेंट था। लिन मोयू उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने सीधे अपना सैन्य प्रतीक चिन्ह अपने कंधे पर रख लिया। दिव्य सेनापति का बैंगनी प्रतीक चिन्ह रात के आकाश में एक राजसी प्रकाश से जगमगा रहा था, और उस पर बने 3 तारे विशेष रूप से चमकदार थे। उस व्यक्ति ने तुरंत सलाम करते हुए कहा, वेस्ट सी सिटी गैरिसन 5 स्टार लेफ्टिनेंट शिन डोंग डिवाइन जनरल को प्रणाम करता है। लिन मोयू ने गुनगुनाते हुए कहा, एक तरफ हट जाए, मुझे जल्दी है। शिन डोंग एक दिव्य सेनापति के काम में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनके दर्जे में जमीन आसमान का अंतर था। बिना कुछ कहे, वह एक तरफ हट गया। लिन मोयू गाओ यांग के साथ जियाजिंग अकादमी की ओर उड़ान भरती रही। लिन मोयू को जाते देख शिन डोंग ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि तभी उसने लिन मोयू को फिर से रुकते हुए देखा। गाओ यांग को ले जाने के कारण लिन मोयू बहुत तेज गति से नहीं उड़ सकता था, और उसने लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखी। इस गति से पश्चिम सागर शहर से जियाजिंग अकादमी तक पहुंचने में लगभग 20 घंटे लगेंगे। रास्ते में कई शहरों से गुजरते हुए उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गाओयांग के लिए 20 घंटे की उड़ान को सहन करना भी आदर्श स्थिति नहीं थी। लिन मोयू ने शिन डोंग की ओर मुड़कर कहा, मुझे याद है, छावनी में एक उड़ने वाला युद्धपोत होना चाहिए, है ना? शिन डोंग ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह वेस्ट सी सिटी में नहीं है, यह प्रांतीय सेना के पास है। लिन मोयू ने निर्देश दिया, अब जाओ, मेरे आदेश के अनुसार यहाँ एक उड़ने वाला युद्धपोत लाओ। मानव जाति के पास भी उड़ने वाले युद्धपोत थे। हालांकि वे ड्रैगन जाति के युद्धपोतों जितने उन्नत नहीं थे, फिर भी परिवहन के लिए वे पर्याप्त से अधिक थे। एक दैवीय सेनापति का आदेश सैन्य बल में सर्वोच्च आदेश होता है। शिन डोंग ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और सैन्य टेलीपोर्टेशन प्रणाली का उपयोग करके प्रांतीय सैन्य बल में चला गया। जल्द ही एक उड़ने वाला युद्धपोत ऊपर उठा और पश्चिम सागर शहर की ओर मंडरा गया। गाओ यांग ने कमजोर आवाज में हंसते हुए कहा, मोयू, तुम दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हो। लिन मोयू ने जवाब दिया, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं अब भी तुम्हारी सहपाठी हूँ। तुम्हारी चोट ठीक होते ही मैं तुम्हें शिया जिंग अकादमी भेज दूंगी। तुम भविष्य में निश्चित रूप से एक शक्तिशाली पेशेवर बनोगे। लिन मोयू से प्रेरित होकर गाओ यांग को जीवन के प्रति कुछ आशा फिर से जागृत होती दिखी। क्या मुझ जैसा कोई शिया जिंग अकादमी में प्रवेश कर सकता है? लिन मोयू ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। उनका मानना था कि जब तक वह खुलकर बोलते रहेंगे, जियाजिंग अकादमी उन्हें जरूर सम्मान देगी। भले ही इसके लिए कुछ त्याग करना पड़े, लिन मोयू ने गाओ यांग को वहां भेजने का मन बना लिया था। 10 मिनट बाद रात के आकाश में एक युद्धपोत दिखाई दिया। लिन मोयू गाओ यांग के साथ युद्धपोत पर सवार हुए। 3 सितारा दिव्य सेनापति होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से युद्धपोत के सर्वोच्च कमांडर बन गए। भयंकर हवाओं को रोकने के लिए युद्धपोत की सुरक्षात्मक ढाल को सक्रिय कर दिया गया था। युद्धपोत की अधिकतम गति से यात्रा करते हुए वे 1 घंटे से भी कम समय में जियाजिंग अकादमी पहुंच जाएंगे। लिन मोयू ने रास्ते में ही शूहान से संपर्क कर लिया था और उसका इरादा शू मेडिसिन गॉड से मिलने का था। उपचार के संबंध में केवल शू औषधि देवता ही सक्षम थे। इसके अलावा शू औषधि देवता दिव्य स्तर के चिकित्सकों को जानते थे। उनका अनुरोध लिन मोयू के अनुरोध से कहीं अधिक प्रभावी होगा। भले ही इसके लिए कुछ बलिदान देना पड़े, लिन मोयू गाओ यांग को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। 1 घंटे बाद युद्धपोत शियाजिंग शहर के बाहर रुक गया। शिन डोंग ने समझाया, महोदय, हम आगे नहीं बढ़ सकते। शांति काल में सैन्य युद्धपोतों को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लिन मोयू इस सिद्धांत को समझ गई और बोली, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। शिन डोंग को यह सुनकर अच्छा लगा और उसने झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डिवाइन जनरल लिन की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। ये कहने के बाद वह गाओ यांग को लेकर जियाजिंग अकादमी की ओर उड़ गया।
जैसे ही उन्होंने शियाजिंग शहर के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, शहर की सैन्य टुकड़ी उनका स्वागत करने के लिए आ गई। लिन मोयू जैसे दिव्य सेनापतियों को छोड़कर शियाजिंग शहर के ऊपर से उड़ान भरना किसी के लिए भी वर्जित था। दिव्य सेनापति गॉड समर साम्राज्य में सर्वोच्च कमांडर थे, जिनका दर्जा दिव्य स्तर के शक्तिशाली लोगों के समान था और वे कई विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे। शहर के ऊपर स्वतंत्र रूप से उड़ान भरना उन विशेषाधिकारों में से एक था। लिन मोयू बिना किसी बाधा के जियाजिंग अकादमी पहुंची और अकादमी के प्रवेश द्वार पर उतरी। शू हान पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी, और लिन मोयू के साथ वे औषधि देवता के निवास की ओर चल पड़े। औषधि देवता के निवास के अंदर शू हान का संदेश प्राप्त करने के बाद शू औषधि देवता पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। शू औषधि देवता ही नहीं, बल्कि मेंग अनवेन भी आई थी। लिन मोयू ने ही उसे इस बारे में बताया था। लिन मोयू ने गाओ यान की स्थिति के बारे में बताया, जिससे मेंग अनवेन की दिलचस्पी बढ़ गई। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम औषधि के देवता। लिन मोयू ने व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया। गाओ यान के चेहरे पर असामान्य लाली छा गई, जो स्पष्ट रूप से उत्तेजना को दर्शाती थी। वह कुछ बहुत बड़े लोगों से मिल रहा था, जिनमें मानव जाति का एकमात्र औषधि देवता और पौराणिक अन्न देवता शामिल थे। उसने सपने में भी कभी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की थी। गाओ यान को एक तरह की संतुष्टि का एहसास हुआ, मानो वह बिना किसी पछतावे के मर सकता हो। लिन मोयू ने गाओ यांग की स्थिति का वर्णन ठीक उसी तरह किया, जैसा कि गाओ यांग ने स्वयं वर्णित किया था, बिना किसी विसंगति के। शू मेडिसिन गॉड और मेंग अनवेन ने सुनने के बाद गाओ यांग की गहन जांच शुरू कर दी। गाओ यांग के कटे हुए पैर पहले ही ठीक हो चुके थे, केवल उन पर कुछ निशान रह गए थे जो देखने में काफी भयावह लग रहे थे। गाओ यांग के अनुसार जब वह घायल हुआ था तब स्थिति कुछ इस तरह थी। जांच के बाद मेंग अनवेन ने धीरे से कहा, ऊपरी तौर पर तो कोई समस्या नहीं दिखती। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी उंगलियों से एक प्रकाश निकला जो गाओ यांग पर पड़ा। गाओ यांग की जीवन शक्ति में तत्काल काफी वृद्धि हुई, लेकिन पहले की तरह ही अपने चरम पर पहुंचने के बाद ये किसी चट्टान से गिरने की तरह घाटी की गहराई में तेजी से नीचे गिर गया। शू औषधि देवता ने गाओ यांग को पीने के लिए एक औषधि भी दी। गाओ यांग की जीवन शक्ति में एक बार फिर तेजी से वृद्धि हुई, जिसके बाद उसमें तेजी से गिरावट आई। ये वाकई अजीब है। मेंग अनवेन एक पल के लिए भी इसे समझ नहीं पाए। शू औषधि देवता ने कहा, ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर एक अथाह गड्ढा है, जो लगातार उसकी जीवन शक्ति को निगल रहा है। चाहे कितनी भी जीवन शक्ति हो, वह पल भर में समा सकती है। मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम इसके खाने की गति को देखें, तो यह पल भर में गाओ यांग को एक सूखे शव में बदल सकता है। लेकिन इसने गाओ यांग को अब तक जीवित क्यों रखा है? क्या ये धीरे धीरे निगलने की योजना बना रहा है? जब वे बात कर रहे थे, मेंग अनवेन और शू मेडिसिन गॉड ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। शू औषधि देवता ने कहा, यदि ऐसा है, तो आइए इसे लंबा खींचते हैं। मेंग अनवेन मुस्कुराए और बोली, ठीक है, चलो इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि यह क्या है। मेंग अनवेन का हाथ चमक उठा और हवा में एक मीनार प्रकट हो गई। गॉड समर टॉवर से निकलने वाला प्रकाश गाओ यांग को घेर लेता था। लिन मोयू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि गाओ यांग की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जा रही है। गॉड समर टॉवर गाओ यांग की आत्मा को निकाल रहा था। चूंकि गाओ यांग मरा नहीं था, इसलिए उसकी आत्मा को आसानी से निकाला नहीं जा सकता था। इसी क्षण शू औषधि देवता ने गाओ यांग को पीने के लिए एक और औषधि दी। सो जाओ बच्चे, जब तुम जागोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। औषधि पीने के बाद गाओ यांग का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। वह न सिर्फ सो रहा था, बल्कि उसकी सांसें भी रुक गईं। बाहरी लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि गाओ यांग मर चुका है। अगर लिन मोयू को गाओ यांग की आत्मा का एहसास नहीं होता, तो वह शायद गाओ यांग को मृत मान लेता। शू औषधि देवता ने कहा, ये औषधि गाओ यांग को एक प्रकार की अचेतन अवस्था में डाल सकती है। लिन मोयू को पता था कि शू औषधि देवता उसके लाभ के लिए समझा रहे हैं, और उसने तुरंत कहा, मैं समझ गया। जैसे ही गाओ यांग एक तरह की अचेतन अवस्था में पहुंचा, अचानक एक अजीब शक्ति प्रकट हुई। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये गाओ यांग की आत्मा की ओर झपटा, ठीक उसी तरह जैसे ये जीवन शक्ति को निगल जाता था।
मेंग एनवेन इसी क्षण का इंतजार कर रही थी और उसने हल्के से चिल्लाया। गॉड समर टावर में हलचल हुई और उसने सीधे गाओ यान की आत्मा को खींच लिया। गाओ यान की आत्मा पारदर्शी और छोटी थी, केवल एक मुट्ठी के आकार की। गॉड समर टावर की रोशनी में गाओ यान की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया और टावर में उड़ गई। इसके तुरंत बाद एक और पारदर्शी वस्तु बाहर निकली। ये चीज देखने में एक छोटे कुत्ते जैसी लग रही थी, और उसका आकार भी हथेली जितना था। उसका पूरा शरीर अलौकिक था और उसका रूप भयंकर था। जमाना। मेंग एनवेन चिल्लाए और गॉड समर टावर ने एक और प्रकाश फेंका, जिससे छोटा कुत्ता हवा में ही जम गया। छोटा कुत्ता लगातार चीखता रहा और बुरी तरह छटपटाता रहा। लेकिन गॉड समर टावर के प्रकाश में इसके संघर्ष व्यर्थ थे। हालांकि लिन मोयू को यह नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन वह जानता था कि इसी चीज के कारण गाओयान की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। यही प्राणी अपराधी था। शु औषधि देवता ने धीरे से कहा, यह क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वह करीब से देखने ही वाला था कि मेंग एनवेन ने चेतावनी दी, शु एल्डर पास मत जाओ। शु औषधि देवता चौंक गए और बोले, हे भगवान, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मेंग एनवेन का चेहरा बेहद गंभीर था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह एक आत्मा भक्षक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अभी भी दुनिया में मौजूद होगा। आत्मा भक्षक शब्द सुनते ही शु औषधि देवता का चेहरा भी अत्यंत गंभीर हो गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 515। अध्याय 515। 515। तारांकन। अध्याय 515। यह एक भीषण आपदा हो सकती है। तारांकन। शु औषधि देवता का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। उन्होंने मुश्किल से निगलते हुए कहा, एन देवता, क्या आपको यकीन है कि आपने इसे गलत नहीं देखा? मेंग एनवेन का चेहरा भी उतना ही गंभीर था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे गलत नहीं होना चाहिए। लिन मोयू ने दोनों पुरुषों के भाव देखे और जान गई कि यह मामला निश्चित रूप से मामूली नहीं था। उसने सोल ईटर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन हमेशा शांत रहने वाली मेंग एनवेन को पीला पड़ते देख यह जरूर कोई असाधारण घटना होगी। लिन मोयू ने शाही गुप्त पुस्तकालय में बहुत सारी जानकारी पढ़ी थी और यहाँ तक कि कई दस्तावेजों को भी देखा था। उन्हें मानव इतिहास की कई ऐसी घटनाओं का ज्ञान था जो दफन हो चुकी थी और भुला दी गई थी। लेकिन उसने सोल ईटर को कभी देखा या सुना नहीं था। अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद शु परिवार ने भी इसके बारे में केवल सुना था, इसे कभी देखा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि सोल ईटर का रहस्य बहुत गहराई से छिपा हुआ था। लिन मोयू की धारणा के अनुसार ये सोल ईटर शक्तिशाली नहीं था, बल्कि कुछ हद तक विचित्र था। यह पहली बार था जब उसने एक ऐसे प्राणी को देखा था जो भौतिक शरीर के बिना केवल आत्मा के रूप में विद्यमान हो सकता है। ये लाशों की दुनिया में रहने वाले जीवों से बिल्कुल विपरीत था। शवलोक में रहने वाले प्राणियों के पास शरीर तो थे, लेकिन आत्मा नहीं थी। वे न तो जीवित थे और न ही मृत। सोल ईटर के पास आत्मा तो थी, लेकिन शरीर नहीं था। ऐसा लगता है कि यह एक और रहस्य है। यह आत्मा भक्षक वाकई विचित्र है। जैसे ही लिन मोयू ये सोच रही थी, तभी एक जासूसी मंत्र से निकली हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। पल भर में मेंग एनवेन और शु मेडिसिन गॉड दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। यह पता लगाने वाला मंत्र शु हान द्वारा डाला गया था, जो आत्मा भक्षक के बारे में बेहद उत्सुक भी था। पता लगाने का मंत्र डाले जाने के बाद आत्मा भक्षक को एक नया लक्ष्य मिल गया प्रतीत हुआ। उसकी निगाहें शु हान पर टिकी हुई थी। शु हान को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह लकवाग्रस्त हो गई और हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। सोल ईटर ने उस पर नजरें गड़ा रखी थी। सोल ईटर ने एक ऐसी ध्वनि निकाली जिसे केवल आत्माएं ही सुन सकती थी, और पल भर में गॉड समर टावर के बंधन से मुक्त हो गया। ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो और शु हान की ओर तेजी से बढ़ रहा हो। शु हान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मेंग एनवेन और शु औषधि देवता चिंतित दिख रहे थे। इसी क्षण लिन मोयू की हथेली में एक लौ चमक उठी और आत्मा भक्षक ने एक दर्दनाक चीख निकाली। शु हान से महज एक उंगली की दूरी पर सोल ईटर आग की लपटों में घिर गया। उसका पूरा अलौकिक शरीर आग के गोले में बदल गया और देखते ही देखते राख हो गया। इतनी कमजोर। लिन मोयू की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि सोल ईटर बहुत कमजोर था, उसका स्तर 20 भी नहीं था। इसे आत्मा की ज्वालाओं से जलाकर राख किया जा सकता है। जैसे ही सोल ईटर की मृत्यु हुई, शु हान को ऐसा लगा जैसे वह किसी ताले से मुक्त हो गई हो।
वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाए और कुछ कदम पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ी। इस घटना के बाद मेंग एनवेन और शू मेडिसिन गॉड दोनों पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि कुत्ते जैसा दिखने वाला प्राणी वास्तव में एक आत्मा भक्षक था। मेंग एनवेन की आवाज धीमी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल ईटर अभी भी दुनिया में मौजूद है। इतने लंबे समय के बाद कौन जानता है कि इससे कितने लोग संक्रमित हुए होंगे। शू औषधि देवता मेंग एनवेन से भी अधिक चिंतित थे। हमें तुरंत पूरे जियांगनिंग प्रांत को सील कर देना चाहिए। जियांगनिंग प्रांत से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लिन मोयू ने पूछा, क्या यह इतना गंभीर है? मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत गंभीर मामला है। शू औषधि देवता ने आगे कहा, यह आपकी सोच से भी कहीं अधिक गंभीर है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो यह एक बड़ी आपदा बन सकती है। उनकी बातों से लिन मोयू भी घबरा गई थी। शू हान, जो अभी भी भय से कांप रही थी, ने पूछा, मैं अभी हिल क्यों नहीं पा रही थी? मेंग एनवेन ने समझाया, क्योंकि तुमने आत्मा भक्षक पर एक पहचान मंत्र का प्रयोग किया था, जिससे तुम्हारे और उसके बीच एक संबंध बन गया। तुम्हारी आत्मा उसके द्वारा जकड़ी हुई थी, इसलिए तुम हिल नहीं पा रहे थे। और इसने तुम्हारे और इसके बीच के संबंध का उपयोग करके एक अद्वितीय आत्मिक मार्ग खोल दिया, जिससे मैं अपने बंधन से मुक्त हो गया। अगर लिन मोयू के आत्मा के हमले से यह नष्ट न हुआ होता, तो शायद तुम इसके वश में हो गए होते। शू हान का चेहरा पीला पड़ गया, अगर यह मुझ पर हावी हो जाए तो क्या होगा? शू औषधि देवता ने धीमी आवाज में कहा, कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। गाओ यान की वर्तमान स्थिति उनमें से एक है। यदि इसे कोई बेहतर शरीर मिल जाता है, तो यह तुम्हें मारकर किसी और आत्मा में प्रवेश कर सकता है। यह तुम्हें उपयुक्त समझकर तुम्हारी आत्मा को खाकर तुम्हारा स्थान भी ले सकता है। शू हान चीख पड़ी, उसका शरीर कांप रहा था। उसका भी वही हाल होने वाला था जो गाओ यान का हुआ था, जो कि मृत्यु से भी बदतर स्थिति होती। लिन मोयू ने कहा, मुझे लगा कि यह बहुत कमजोर है, लेकिन यह इतना कमजोर तो हो ही नहीं सकता। आखिर यह है क्या? अगर यह सचमुच इतना कमजोर होता, तो मेंग एनवेन इतनी सतर्क नहीं होती, और इसे एक आपदा नहीं माना जाता। मेंग एनवेन ने समझाया, 1000 साल से भी पहले, हमारे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की स्थापना से पहले, एक आत्मा भक्षक आपदा आई थी जिसने लगभग पूरी मानव जाति को नष्ट कर दिया था। उस दौर के बहुत कम रिकॉर्ड बचे हैं। शायद शाही परिवार को इसके बारे में अधिक जानकारी हो। सोल ईटर का अपना कोई भौतिक शरीर नहीं होता। मेजबान मिलने से पहले ये बहुत नाजुक होता है। लेकिन एक बार जब ये किसी को अपने वश में कर लेता है, तो इसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। यह मेजबान की आत्मा में छिप जाता है, मेजबान से सब कुछ सोख लेता है, जीवन शक्ति, रक्त, आत्मिक शक्ति, सब कुछ। गाओ यान के अभी तक जीवित रहने का कारण शायद यह है कि आत्मा भक्षक को कोई बेहतर मेजबान नहीं मिला है। या शायद वह सोचता है कि गाओ यान को खाने से उसे कुछ खास फायदा नहीं होगा। यह पूरी तरह से संभव था। आखिरकार, गाओ यांग अभी भी बहुत कमजोर था, और उसकी आत्मा को खाने से कोई खास फायदा नहीं होता। आत्मा सबसे रहस्यमय अस्तित्व है, एक ऐसी चीज जिसे अधिकांश लोग छू भी नहीं सकते। लिन मोयू का आत्माओं से संपर्क केवल उसकी आत्मा ज्वाला कौशल के कारण ही हो पाया। यदि आत्मा भक्षक आत्मा में छिप जाता है, तो वह वास्तव में बहुत ही गुप्त होगा। क्या इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। मुझे जानकारी के लिए शाही अभिलेखागार में छानबीन करनी होगी। शायद मुझे कुछ मिल जाए। दिव्य ग्रीष्म ऋतु साम्राज्य की स्थापना से पहले अंतिम सोल ईटर आपदा घटी थी। उस समय के बहुत कम अभिलेख बचे हैं, और मेंग एनवेन को भी केवल थोड़ी बहुत जानकारी है। संभवतः केवल शाही परिवार के पास ही अधिक विस्तृत अभिलेख हो। मेंग एनवेन ने अपनी उंगली से इशारा किया, और गॉड समर टॉवर से प्रकाश निकला जो गाओ यांग पर पड़ा। गाओ यांग की आत्मा गॉड समर टॉवर से बाहर निकलकर उसके शरीर में वापस आ गई। इसके बाद शू औषधि देवता ने गाओ यांग को एक और औषधि दी। उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाने और औषधि दिए जाने के बाद, दोनों ने निर्बाध रूप से काम किया और लगभग एक साथ ही प्रक्रिया पूरी कर ली। मेंग एनवेन ने गाओ यांग पर एक और प्रकाश डाला। गाओ यांग की जीवन शक्ति में तेजी से काफी सुधार हुआ। इस बार यह फिर से कमजोर नहीं हुआ, और गाओ यांग का चेहरा गुलाबी हो गया। लिन मोयू ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि गाओ यांग अब ठीक है।
मूल कारण का समाधान हो जाने के बाद कटे हुए अंगों जैसी बाहरी चोटें कोई समस्या नहीं रह गई। मेंग अनवेन ने कहा, शू एल्डर, कृपया गाओ यान का ख्याल रखें। मुझे राजमहल जाना है। लिन मोयू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह सोल ईटर के बारे में भी बहुत उत्सुक था। ऐसा कौन सा प्राणी हो सकता है जो लगभग पूरी मानव जाति को ही नष्ट कर दे? 1000 साल पहले, हालांकि मनुष्य शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी दिव्य स्तर के विशेषज्ञ मौजूद थे। शू हान ने धीरे से कहा, मैं भी चलूंगी। शू औषधि देवता ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप सब जाए। मैं गाओ यान का ख्याल रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उसका इलाज हो जाए। लिन मोयू ने शू औषधि देवता को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद औषधि देवता। भविष्य में यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। शू औषधि देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत ही विनम्र हैं, जनरल लिन। आप जो विषैले बार ड्रैगन का कांटेदार द्रव लाए हैं, वह अनमोल है। ये छोटी सी बात कुछ भी नहीं है। मेंग अनवेन ने हाथ का इशारा किया और गॉड समर टॉवर ने उन तीनों को घेर लिया और उन्हें सीधे शाही महल के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट कर दिया। मेंग अनवेन की आवाज महल में गूंज उठी, मेंग अनवेन बिना बुलाए आ गई है। हे राजा डोनफांग, कृपया बाहर आकर हमसे मिले। मेंग अनवेन की आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन उसने पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया। महल में मौजूद हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था, यहां तक कि नींद में सो रहे लोग भी। कुछ ही सेकंडों में महल से एक आकृति निकली और मेंग अनवेन के सामने आकर रुक गई। राजा डोनफेंग ने आन देवता और सेनापति लिन का अभिवादन किया। मेंग अनवेन राजा डोनफेंग का स्वागत करती है। लिन मोयू राजा डोनफेंग का स्वागत करता है। तीनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राजा डोनफेंग को पता था कि मेंग अनवेन का रात में अचानक आना अवश्य ही जरूरी होगा। हे भगवान, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेंग अनवेन ने तुरंत सोल ईटर के साथ हुई स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने कभी आत्मा भक्षक के बारे में नहीं सुना, राजा डोनफेंग ने हैरानी से कहा। हालांकि मेंग अनवेन को इतना तनाव में देखकर वह समझ गया कि यह कोई मामूली बात नहीं है। मेंग अनवेन ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, मुझे पता है कि आपके शाही परिवार के पास एक गुप्त अभिलेखागार है। मुझे सोल ईटर के बारे में जानकारी ढूंढनी है। मेंग अनवेन ने जिस गुप्त अभिलेखागार का जिक्र किया था, वह अभिलेखागार नहीं था जिसे लिन मोयू ने पहले देखा था। वे तो बस सथी दस्तावेज थे, कुछ हद तक गुप्त लेकिन वास्तव में वर्गीकृत नहीं। मेंग अनवेन सबसे गोपनीय दस्तावेजों की बात कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 516। अध्याय 516। 516। तारांकन अध्याय 516। छिपा हुआ आशीर्वाद। यह एक अवसर भी हो सकता है। तारांकन। डोनफेंग यी ने मेंग अनवेन के अनुरोध को सीधे तौर पर अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि शाही परिवार की सबसे गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मामला था, और वह भी जल्दबाजी में सहमति देने की हिम्मत नहीं कर सका। डोनफेंग यी ने कहा, मेरे चाचा डोनफेंग ली गुप्त अभिलेखागार के प्रभारी हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उन्हें सोल ईटर के बारे में कुछ पता है। मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद महाराज। यह मेरा कर्तव्य है। डोनफेंग यी ने बिना किसी दिखावे के विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। डोनफेंग यी उन्हें एक बैठक कक्ष में ले गया, सबसे अच्छी चाय पिलाए और फिर खुद गुप्त अभिलेखागार में चला गया। कुछ समय बाद ही राजकुमारी डोनफेंग याओ आ गई। वह शू हान की करीबी दोस्त थी और दोनों मिलते ही बातचीत करने लगे। शू हान द्वारा हाल की घटनाओं का वर्णन सुनकर डोनफेंग याओ भी अचंभित रह गई। बहन हान, क्या सोल ईटर वाकई इतना भयानक है? डोनफेंग याओ ने स्पष्ट रूप से तनाव में आकर पूछा। शू हान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत भयानक होना चाहिए था। मेरे दादाजी का चेहरा एकदम बदल गया था और वे बहुत तनाव में थे। आन गॉड भी वैसे ही थे। सौभाग्य से जनरल लिन ने मुझे बचा लिया। शू हान अभी भी सदमे में थी, वह उस असहाय भय से उबर नहीं पा रही थी जो उसने महसूस किया था। मुख्य मुद्दा यह था कि जासूसी मंत्र से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी और लगभग उसकी जान चली गई थी। वह ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सोल ईटर जैसा इतना भयानक प्राणी दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है। डोनफेंग याओ ने लिन मोयू की ओर एक नजर डाली और फिर धीरे से गुनगुनाई।
वह ये बात नहीं भूली थी कि लिन मोयू ने उसे कंकाल देने से इनकार कर दिया था। हालांकि लिन मोयू उसकी मां को बचाने के लिए राजी हो गया था और उसने लगभग उसकी जान ले ली थी, फिर भी उसके मन में लिन मोयू के प्रति द्वेष था। लड़कियों के विचार अक्सर बाहरी लोगों के लिए और कभी कभी खुद उनके लिए भी समझ से परे होते हैं। शू हान ने डोनफेंग याओ के हाव भाव को देखकर कहा, जनरल लिन को दोष मत दो। अगर उनमें क्षमता होती तो वे जरूर मदद करते। इस बार तो जनरल लिन जहरीले बार ड्रैगन के रीढ़ की हड्डी के तरल की 2 बूंदें भी लाए हैं और मेरे दादाजी से एक औषधि बनाने के लिए कहा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये लाश के जहर को बेअसर कर सकती है। ये 85वें स्तर के वर्ल्ड बॉस का स्पाइनल फ्लूइड है, एक अनमोल खजाना। डोनफेंग याओ ने फुसफुसाते हुए कहा, सचमुच? शू हान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? बेशक ये सच है। इस बीच लिन मोयू मिंग एनवेन से बात कर रही थी। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि शाही परिवार के पास सोल ईटर के बारे में कोई जानकारी है? मेंग एनवेन ने कहा, दिव्य ग्रीष्म ऋतु का शाही परिवार 1000 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है और इसने कई तूफानों का सामना किया है। कई परिवार उठे और गिरे हैं, लेकिन शाही परिवार अडिग रहा है। अगर उनके पास भी सोल ईटर के बारे में जानकारी नहीं है तो किसी और परिवार के पास भी नहीं होगी। और आत्मा भक्षक से निपटने के लिए हमें शाही परिवार की शक्ति को भी जुटाना होगा। लिन मोयू को मेंग एनवेन की बात समझ आ गई। किसी प्रांत को सील करने और किसी शहर को बंद करने के लिए केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी, स्थानीय प्रशासनिक शक्ति, जो शाही परिवार द्वारा नियंत्रित थी, की भी आवश्यकता थी। राजपरिवार के आदेश के बिना यदि वे किसी प्रांत या शहर को घेरने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो इससे काफी अराजकता फैल जाएगी। लिन मोयू ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रकृति में हर चीज का एक प्रतिकार होता है। कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। अगर शाही परिवार के पास जानकारी नहीं है तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। वह मेंग एनवेन चौंक गई, आपका मतलब मुख्य क्षेत्र में स्थित उस वस्तु से है? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अनगिनत वर्षों से जीवित है और इसे सोल ईटर के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि मैंने इससे बात नहीं की है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ किंवदंतियां जानती हूँ। कहा जाता है कि यह सर्वज्ञ है। लिन मोयू ने हंसते हुए कहा, पूरी तरह से नहीं। कदमों की आहट सुनाई दी और डोनफेंग यी और डोनफेंग ली एक साथ अंदर आ गए। शाही अभिलेखागार का प्रबंधन करने वाले डोनफेंग ली ने अभिलेखागार में मौजूद लगभग सभी दस्तावेजों को देखा था। मेंग एनवेन ने सीधे पूछा, तुम्हें क्या मिला? डोनफेंग ली ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली और कहा, इसमें आत्मा भक्षक के बारे में सारी जानकारी है। ये जानकारी बहुत पुरानी और अव्यवस्थित है। हमारे शाही परिवार ने 800 साल पहले इसका संशोधन किया था और सोल ईटर से संबंधित सभी जानकारी को एक पुस्तक में संकलित किया था। मेंग एनवेन ने किताब पर सरसरी नजर डाली। उसकी क्षमता को देखते हुए इसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पढ़ने के बाद उन्होंने वह किताब लिन मोयू को सौंप दी। डोनफेंग ली ने पूछा, हे भगवान, क्या आपको यकीन है कि यह आत्मा भक्षक ही है? मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह निस्संदेह सोल ईटर है। किताब में दी गई जानकारी बिल्कुल मेल खाती है। डोनफेंग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह एक बड़ी आपदा है। हे भगवान, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मेंग एनवेन ने कहा, मेरे मन में एक रणनीति है, लेकिन मुझे इस पर महाराज से चर्चा करनी होगी। पहले तो मुझे लगा कि यह एक आपदा होगी, लेकिन जानकारी पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा अवसर भी हो सकता है। डोनफेंग यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या यह एक शानदार अवसर है? कैसे? उसने जानकारी पढ़ी नहीं थी, केवल डोनफेंग ली से सोल ईटर के अत्याचारों के बारे में सुना था। क्या जानकारी में कुछ अलग भी हो सकता है? डोनफेंग ली ने जानकारी पढ़ ली थी, लेकिन उसे कोई बड़ा अवसर नजर नहीं आया। कृपया समझाएं, आन देवता, डोनफेंग यी ने आग्रह किया। लिन मोयू ने किताब पढ़ना समाप्त किया और राहत की सांस लेते हुए कहा, छिपा हुआ आशीर्वाद, ये वास्तव में एक अवसर हो सकता है। मेंग एनवेन के शब्द काफी हद तक आश्वस्त करने वाले थे, और अब लिन मोयू की सहमति ने इसे और भी पुख्ता कर दिया। डोनफेंग यी ने भी जानकारी पर सरसरी नजर डाली, लेकिन उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं दिखा। डोनफेंग ली ने गंभीरता से कहा, मैंने पहले भी सोल ईटर के बारे में जानकारी पढ़ी है और मुझे उसमें कुछ खास नहीं मिला। आपको इतना यकीन कैसे है कि यह एक अवसर हो सकता है?
मेंग एनवेन ने लिन मोयू की ओर देखा। जियाओयू, आप समझाएं। उनके जवाब संभवतः एक जैसे ही थे। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, चलिए मानव इतिहास से शुरू करते हैं। लिन मोयू ने शाही अभिलेखागार में कई गैर गोपनीय दस्तावेज और अकादमी में बहुत सारी जानकारी पढ़ी थी। साथ ही अपने अनुभवों और अंतरिक्ष के साथ मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान से भी उन्हें काफी जानकारी प्राप्त हुई थी। मानव इतिहास और उच्च स्तरीय ज्ञान के मामले में उनकी समझ आम लोगों से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि कई दिव्य स्तर के विशेषज्ञ भी उनके ज्ञान की बराबरी नहीं कर सके। इसके विपरीत उसे बुनियादी ज्ञान की कमी थी, जैसे कि कुछ कालकोठरी कहाँ स्थित थी। 1000 साल पहले मनुष्य विभाजित थे और अकेले दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के भीतर ही सैकड़ों राज्य थे। कुछ तो एक या दो प्रांतों जितने बड़े थे, जबकि कुछ शहर जितने छोटे थे। अन्य देश भी इसी तरह के थे, कुछ तो और भी छोटे थे, जिनमें केवल कुछ गांव और 1000 लोग रहते थे। यद्यपि कई दिव्य स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन आंतरिक कलह निरंतर बनी रही, जिससे वे एक बिखरी हुई सेना बन गए। लिन मोयू की आवाज संगीत की धुनों की तरह थी, अलौकिक और दूरस्थ, जब उन्होंने समय में दफन इतिहास का वर्णन किया, जिसे अराजकता का युग कहा जाता है। शू हान ने सुना और उसे लिन मोयू की आवाज सुहावनी लगी। वह कुछ हद तक मंत्रमुग्ध हो गई और सोचने लगी, मैंने पहले ये क्यों नहीं देखा कि जूनियर लिन की आवाज इतनी सुरीली है। डोन फेंग याओ ने लिन मोयू को धारा प्रवाह बोलते हुए देखा और याद किया कि कैसे उसने शवलोक में उसकी रक्षा की थी। किसी कारणवश लिन मोयू की छवि लंबी होती हुई प्रतीत हुई। जैसा कि लिन मोयू ने बताया, उस अराजक युग के दौरान आत्मा भक्षक शुरू में मनुष्यों की नजरों से ओझल रहा। जब तक इसका पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोल ईटर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह दिव्य स्तर के विशेषज्ञों को टक्कर दे सकता था। इसके बाद के वर्षों में चले युद्ध में मनुष्यों ने भारी कीमत चुकाई, लेकिन अंततः विजय प्राप्त की। लगभग सभी दिव्य स्तर के विशेषज्ञ मारे गए। सोल ईटर आपदा के बाद रसातल के दानव और ड्रैगन नीचे उतर आए। यदि मनुष्यों के बीच अचानक प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह का उदय न हुआ होता, तो उन्हें पाताल लोक के राक्षसों और ड्रैगनों द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। ये प्रतिभाशाली लोग तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त कर गए और एक दशक के भीतर ही दिव्य व्यक्तित्व बन गए। उन्होंने मानवता का समर्थन किया, जिससे उबरने के लिए समय मिल गया। यह इतिहास समय के साथ दब गया था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सोल ईटर की वजह से ही वे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए थे। आत्मा भक्षक आत्मा में छुपकर उसे और उसकी सारी शारीरिक शक्ति को खा जाता है। लेकिन अगर यह पूरी तरह से बनने से पहले ही नष्ट हो जाता है, तो इसकी आत्मिक शक्ति पेशेवर की आत्मा में विलीन हो जाएगी। उन्नत आत्मा गुणों को भी बढ़ावा देगी, जिससे नौकरी में बदलाव के दौरान प्रतिभाओं को जागृत करने और व्यवसायों को उन्नत करने की संभावना बढ़ जाएगी। वे प्रतिभाशाली लोग जन्म से ही ऐसे थे। सोल ईटर की उत्पत्ति अज्ञात है, और न ही यह पता है कि यह कैसे पैदा होता है। यह मनुष्य की आत्मा की गहराई में निवास कर सकता है, और सब कुछ भस्म कर सकता है। ये गाओ यांग की तरह धीरे धीरे निगलने का विकल्प चुन सकता है, या तुरंत मारकर आत्मा को भस्म कर सकता है। अंततः ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 517। अध्याय 517। 517। तारांकन। अध्याय 517। आपका भाग्य कैसा है? तारांकन। तारांकन। लिन मोयू के विश्लेषण को सुनने के बाद सभी को लगा कि यह संभावना वास्तविक है। लिन मेंगोन ने कहा, मजबूत आत्मा होने के कई लाभ हैं, न केवल गुणों और योग्यताओं में सुधार, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण, समझ में वृद्धि। समझ को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समझ अपर्याप्त है, तो गुण कितने भी प्रबल क्यों न हो, प्रतिभाओं को जगाना व्यर्थ होगा। डोन फेंग याओ को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग बोधगम्यता के छिपे हुए गुण के बारे में जानते थे। समझने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आत्मा की शक्ति से गहराई से जुड़ी हुई है। डोन फेंग यी ने कुछ देर सोचा, लेकिन हम आत्मा भक्षक को उसके प्रारंभिक अवस्था में कैसे समाप्त कर सकते हैं? सामान्य परिस्थितियों में, यदि आत्मा भक्षक स्वयं को प्रकट नहीं करता है, तो हमारे लिए उसका पता लगाना मुश्किल होता है। मुझे डर है कि अगर समय ऐसे ही बीतता रहा, तो इससे आत्मा भक्षक को पर्याप्त समय मिल जाएगा। लिन मेंगोन ने हंसते हुए कहा, मुझे भी पहले यही चिंता थी, लेकिन मैं बेवजह ही परेशान हो रही थी।
आत्मा भक्षक द्वारा परजीवीकरण के बाद उसका विकास चक्र छोटा नहीं होता। हमारे पास व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय है। लिन मोयू ने कहा, अधिकांश आत्मा भक्षक अपेक्षाकृत सौम्य विकास विधि का उपयोग करते हैं। हमारे पास तैयारी के लिए 3 से 5 साल का समय है, जो पर्याप्त होना चाहिए। परजीवीकरण के बाद सोल डेवोरा के पास विकास के 2 तरीके होंगे। एक तरीका अधिक हिंसक है, जैसा कि गाओयांग के उदाहरण से स्पष्ट होता है। दूसरा बेहद सौम्य है और लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होगा। आत्मा भक्षक आत्मा में घात लगाकर बैठा रहता है, धीरे धीरे आत्मा की शक्ति, साधना, ऊर्जा और राक्षसों को मारकर प्राप्त अनुभव को अवशोषित करता है। संक्षेप में कहें तो एक पेशेवर व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, वही उसका भोजन है। ये बहुत कम मात्रा में खाता है, ज्यादा नहीं, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल होता है। इन दोनों विधियों के लिए विकास अवधि 6 महीने जितनी कम या 3 से 5 साल जितनी लंबी हो सकती है। गाओयांग का सोल डेवोरा हिंसक विकास का एक उदाहरण है, लेकिन दुर्भाग्य से गाओयांग की अपनी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी। यदि वह दूसरा तबादला या उससे ऊपर का कोई उच्च स्तरीय पेशेवर होता, तो उसके शरीर में परजीवी के रूप में रहने वाला आत्मा भक्षक कहीं अधिक शक्तिशाली होता। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ईश्वर स्तर के आत्मा भक्षक भी रहे हैं। यहाँ तक कि ईश्वर स्तरीय शक्तिशाली प्राणी भी परजीवी बन गए और अंततः उनकी आत्माओं को आत्मा भक्षक द्वारा खा लिया गया, यहाँ तक कि उनके ईश्वर स्तरीय शरीर भी आत्मा भक्षक के नियंत्रण में थे। लिन मेंगोन और लिन मोयू को इतना आत्मविश्वासी देखकर डोनफेंग ये समझ गया कि उनके पास अवश्य ही जवाबी उपाय होंगे। हमें क्या करने की आवश्यकता है? लिन मेंगोन ने कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कई पहलू शामिल हैं। व्यवस्थाएं व्यापक होंगी। शायद इस व्यवस्था के पूरा होने के बाद आने वाले वर्षों में शेंशिया साम्राज्य कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म देगा। लिन मोयू ने कहा, सबसे पहले हमें स्थिति को नियंत्रित करना होगा और आत्मा भक्षक को अन्य देशों में फैलने से रोकना होगा। यह अवसर हमारी सीमाओं के भीतर ही सीमित रहना चाहिए। डोनफेंग ही तुरंत उत्साहित हो गया। शेंशिया साम्राज्य के शासक के रूप में, यदि वे अपने शासनकाल के दौरान ऐसा कारनामा कर पाते, तो उन्हें निश्चित रूप से इतिहास में याद किया जाता। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि शेंशिया साम्राज्य कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म दे रहा है, जो मानव जाति के बीच गर्व से खड़े हैं। समूह ने व्यवस्था करने के तरीकों पर चर्चा शुरू की। सबसे पहले, सोल डेवोरा के बारे में जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। गाओयांग पहला नहीं था और न ही वह आखिरी होगा। गाओयांग जैसी परिस्थितियों का सामना करने वाले अन्य लोग भी अवश्य होंगे, जरूरी नहीं कि वे जियांगमिंग अकादमी से ही हों। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका गाओयांग से संपर्क रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शिहाई शहर में गाओयांग के पास रहता हो। किसी को नहीं पता कि गाओयांग के साथ कितने सोल डेवोरा निकले थे। यदि किसी को गाओयांग जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसे ढूंढकर चुपचाप नियंत्रित किया जाना चाहिए। लिन मेंगोन ने कहा, मुझे उस जगह जाना होगा जहां गाओयांग और उसकी टीम का परीक्षण किया गया था। अभिलेखों के अनुसार आत्मा भक्षक से निपटने के लिए आवश्यक चीजें वहां होनी चाहिए। लिन मोयू ने कहा, मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाकर उससे बातचीत करूंगा। लिन मेंगोन ने शेंशिया टॉवर को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा। हवा में अनगिनत प्रतीक आपस में गुथे हुए थे, जो एक टेलीपोर्टेशन सरणी का निर्माण कर रहे थे। इस बार सुरक्षित स्थान खोजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टेलीपोर्टेशन एरे पलक झपकते ही स्थापित हो गया। एरे को सेटअप करना लिन मेंगोन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दूसरों की नजर में ये चौंकाने वाला था। मानव जाति में रसायन विद्या और सरणी निर्माण में एकमात्र दोहरे देव स्तरीय अस्तित्व के रूप में लिन मेंगोन की शक्ति चौंकाने वाली थी। लिन मोयू टेलीपोर्टेशन सरणी में उड़कर प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ी। लिन मेंगोन ने कहा, सम्राट डोनफांग, बस हमारी योजना का पालन कीजिए। बाहरी मामलों की जिम्मेदारी आपकी है। डोनफांग यी ने मुट्ठी बांधकर कहा, निश्चिंत रहिए आनशेन, हम इसे ठीक से संभाल लेंगे। लिन मेंगोन भी वहां से निकल पड़े और गाओयांग दुर्घटनास्थल की ओर सुराग खोजने के लिए चल दिए। इस समय पूर्व दिशा में आकाश में रोशनी बढ़ने लगी थी, और एक चकाचौंध भरी रोशनी आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। डोनफेंग यी और डोनफेंग ली दोनों ही उत्साहित थे। डोनफेंग यी को लग रहा था कि उनका नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है और वे शेंशिया साम्राज्य के शीर्ष सम्राटों में शुमार होंगे।
डोन फेंग याओ ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा, पिताजी। लिन मोयू ने कहा कि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उससे बात करने जा रहा है। वह कौन है? डोन फेंग याओ खुद भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र जा चुका था और वहां उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सूझा जिससे वह बात कर सके। डोन फेंग यी और डोन फेंग ली भी डोन फेंग याओ के सवाल से हैरान थे। हाँ, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वह किससे बात कर सकता था? लिन मोयू का स्तर केवल 53वां था और वह केवल ऊपरी अंतरिक्ष में ही जा सकती थी। ऊपरी स्थान। दोनों को अचानक कुछ एहसास हुआ और वे चौंक गए। उनकी अभिव्यक्तियां बेहद अतिरंजित थीं, यहां तक कि आत्मा भक्षक के बारे में सुनने पर भी इतनी अतिरंजित नहीं थी। डोन फेंगली कांप उठी, नहीं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लिन शेन के पास तो उससे बात करने की योग्यता भी है। डोन फेंगी की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी, शायद लिन शेन के पास वास्तव में ये योग्यता है। दोनों मानो इशारों में बात कर रहे थे, जिससे डोन फेंग याओ और भी उलझन में पड़ गया। पिताजी, दादाजी ली, आप लोग क्या कह रहे हैं? डोन फेंग ली ने सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं कह सकता, यह एक बहुत ही भयानक अस्तित्व है। डोन फेंग याओ आश्वस्त नहीं थी, ये कितना भयानक हो सकता है? डोन फेंग यी ने कहा, याओ, चुप रहो। डोन फेंग याओ चौंक गई। डोन फेंग यी उसे इस तरह शायद ही कभी डांटती थी। डोन फेंग ली मुस्कुराया, वह अस्तित्व मुझे कुत्ते की तरह आसानी से मार सकता है। बस एक सांस ही काफी होगी और मैं खत्म हो जाऊंगा। डोन फेंग यी ने आगे कहा, सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, लिन मेंगोन और बाय युवान को मारना भी मुश्किल नहीं होगा। डोन फेंग यी ने आगे कहा, लिन शेन सचमुच रहस्यमय है। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और बस योजना का पालन करना चाहिए। हाँ, योजना का पालन करो। ये हमारे शेंशिया साम्राज्य के लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में, लिन मोयू ने खुद को मुख्य क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाया। पूरी गति से उड़ान भरते हुए, वह अधिकतम 4 घंटे में केंद्र तक पहुंच सकता था। बिजली की तरह चमकते हुए अमर प्राणी के पंख फैल गए और लिन मोयू को बिजली की एक चमक की तरह अपने साथ ले गए। जमीन तेजी से नजरों से ओझल हो गई और जल्द ही लिन मोयू मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई। आधे घंटे बाद आकाश से एक चीख सुनाई दी। प्राचीन फीनिक्स तीव्र ज्वालाओं के साथ नीचे की ओर उड़ गया। लेकिन इस बार प्राचीन फीनिक्स ने लिन मोयू पर हमला नहीं किया, बल्कि उस पर रोती रही। ऐसा लग रहा था मानो वह लिन मोयू के साथ दौड़ लगाना चाहता हो। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। प्राचीन फीनिक्स ने एक स्पष्ट, ऊंची आवाज निकाली और वह बहुत गर्वित दिख रहा था। लिन मोयू खिलखिलाकर हंस पड़ी। एंटारेस के साथ बातचीत के दौरान, प्राचीन फीनिक्स भी आ गया था और उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। कुछ अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने के बावजूद अंततः इसका समाधान हो गया। प्राचीन फीनिक्स कुछ समय तक लिन मोयू के साथ रहा, क्योंकि उसे उसकी उड़ान धीमी लग रही थी। अचानक, वह लिन मोयू के नीचे से गुजरा और उसे अपने साथ ले गया। इस समय, इसकी सभी ज्वालाएं वापस ले ली गईं, जिससे लिन मोयू में आग नहीं लगी। लिन मोयू आश्चर्यचकित होकर बोली, तुमने सचमुच मुझे अपनी पीठ पर सवारी करने दी। प्राचीन फीनिक्स 2 बार रोया, मानो कह रहा हो, तुम बहुत धीमे हो। फिर उसकी गति तेज हो गई, और वह आकाश में काली लपटों की लकीर छोड़ गया। जिस यात्रा में मूल रूप से 4 घंटे लगते थे, उसे प्राचीन फीनिक्स ने केवल 30 मिनट में पूरा कर लिया। एंटारेस ने पलकें उठाकर पूछा, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? लिन मोयू ने कहा, मानव जगत में कुछ घटित हुआ है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या सवाल? एंटारेस ने इनकार नहीं किया। लिन मोयू ने कहा, मानव जगत में एक आत्मा भक्षक मिला है, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या? एंटारेस ने लिन मोयू की बात काटते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत कैसी है कि तुम्हें एक आत्मा भक्षक से सामना करने का मौका मिला। लिन मोयू हैरान रह गई, क्या किसी आत्मा भक्षक से सामना होना सौभाग्य की बात मानी जाती है? और कुत्ते की किस्मत क्या होती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 518। अध्याय 518। 518। तारांकन। अध्याय 518। मानव जाति को उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की आवश्यकता है। तारांकन। लिन मोयू के विश्लेषण को सुनकर एंटारेस की भावनाएं उत्तेजित हो गईं, यहां तक कि उसके आमतौर पर स्थिर रहने वाले पंख भी तेजी से फड़फड़ाने लगे, जिससे तेज हवाएं चलने लगी।
बोलते समय वह डांटता रहा और लिन मोयू को उसकी इतनी अच्छी किस्मत के लिए कोसता रहा। लिन मोयू को इस पर कुछ हद तक हंसी आई और वह सोचने लगी कि इस प्राणी में क्या खराबी है। एंटारेस, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? लिन मोयू ने जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। एंटारेस के बड़बड़ाना बंद होने के बाद ही वह आखिरकार चुप हुई। एंटारेस ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं कह रहा हूं, बच्चे, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? एक बात तो यह है कि आपको एक ऐसी गुप्त कार्य श्रेणी मिली है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन आपकी प्रतिभा भी बहुत प्रबल है। आपको 2 आदिम रून्स मिले हैं, साथ ही 2 मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र और मध्यवर्ती दिव्य पद भी मिले हैं। अब तो तुम्हारा सामना एक आत्मा भक्षक के उदय से भी हो चुका है। लिन मोयू अवाक रह गई, क्योंकि यह बिना किसी मुद्दे पर आए लगातार बड़बड़ाता रहा। लिन मोयू ने अधीरता से कहा, क्या आप इसे स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? अंत में एंटारेस थोड़ा शांत हुआ और बोला, सोल डेवोरर वास्तव में एक शानदार अवसर है, बस यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे भुना पाते हैं या नहीं। अगर आप इसे समझ नहीं पाए, तो यह एक बड़ी आपदा बन सकती है। लिन मोयू ने कहा, हमारी मानव जाति ने 1000 साल पहले आत्मा भक्षक की आपदा का सामना किया था, आपको उस घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इस बार हम निश्चित रूप से इस आपदा को दोबारा नहीं होने देंगे। मेरे शिक्षक और मैंने इसका विश्लेषण कर लिया है, इसलिए मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि क्या आप आत्मा भक्षक से निपटने की विधि जानते हैं? एंटारेस ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, बेशक मैं विधि जानता हूं, लेकिन लिन मोयू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, ये सोचकर कि यह फिर से जानकारी छिपाने वाला है। हालांकि एंटारेस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। आत्मा भक्षक से निपटने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है आत्मा सम्लन अमृत का उपयोग करना और सभी को इसे पिलाना। इस तरह उनकी आत्माओं में छिपा आत्मा भक्षक मर जाएगा और आत्मा भक्षक की आत्मा शक्ति मेजबान के लिए एक बेहतरीन पूरक बन जाएगी। इस विधि से आपकी मानव जाति को कई लाभ होंगे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं होगा। लिन मोयू ने तुरंत कहा, क्या यह अच्छा नहीं है? बेशक यह अच्छा है, लेकिन एक समस्या है, एंटारेस ने अपना सिर पास लाते हुए कहा। मुझे बताओ, 100 शीर्ष 85 स्तरीय पेशेवर ज्यादा शक्तिशाली हैं या एक 90 स्तरीय दिव्य विशेषज्ञ? उत्तर स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से एक दिव्य विशेषज्ञ अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि एक साथ काम करने वाले 100 शीर्ष पेशेवर 90 स्तरीय दिव्य विशेषज्ञ के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, या एकजुट होने पर उनका सीधे सामना भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिव्य विशेषज्ञ लकड़ी का खंभा नहीं होता, जो बिना हिले डुले स्थिर खड़ा रहता है। 90वें दिव्य स्तर पर पहुंचने पर, एक दिव्य विशेषज्ञ के सभी गुण, चाहे वह गति हो, शक्ति हो या कुछ और, उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाते हैं, जो शीर्ष पेशेवरों से कहीं अधिक होते हैं। थोड़ी मेहनत से वे शीर्ष पेशेवर खिलाड़ियों को निश्चित रूप से हरा सकते हैं। एंटारेस ने अपनी विशाल आंखों से लिन मोयू को देखते हुए कहा, किसी भी जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट हो। भले ही आपकी पूरी मानव जाति दिव्य विशेषज्ञ बन जाए, फिर भी एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के प्रकट होने से बेहतर कुछ नहीं होगा। स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर उतना ही अधिक होगा। आपको ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए। लिन मोयू ने एंटारेस के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ पर विचार किया, आपने जो कहा वह सही है। लेकिन सर्वोच्च विशेषज्ञ बनना बहुत मुश्किल है। आपने सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने के लिए जिन 3 तरीकों का जिक्र किया है, वे सभी आसान नहीं है। अंतारेस की आंखों में अपना प्रतिबिंब देखकर, लिन मोयू को ऐसा लगा जैसे वह समझ गया हो कि अंतारेस क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। अंतारेस ने कहा, दरअसल, यह न तो मुश्किल है और न ही आसान। फिलहाल आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, एक निर्णायक अवसर है। अगर आप इसे समझ सकते हैं, तो इसका निहितार्थ स्वतः स्पष्ट था। यदि वह इस अवसर को भुना लेता, तो उसके पास सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने का मौका था। ये जानकर लिन मोयू उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि सर्वोच्च विशेषज्ञ बनना उसका लक्ष्य और जीवन भर का सपना था। ये देखकर कि लिन मोयू की रुचि जागृत हो गई है, सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने का लालच लिन मोयू को पूरी तरह से मोहित कर चुका था। एंटारेस की आंखों में भी मुस्कान आ गई। आत्मा भक्षक से निपटने का दूसरा तरीका आत्माओं को आपस में मिलाने वाली एक भव्य संरचना स्थापित करना है। क्या तुम्हारी मानव जाति के पास कोई दिव्य संरचना गुरु नहीं है?
उसे संरचना स्थापित करने दो और तुम उस संरचना की आंख बनो। एक बार जब ये संरचना सक्रिय हो जाएगी तो इसके भीतर मौजूद आत्मा भक्षक नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शक्ति आप में समाहित हो जाएगी और आपका पोषण बन जाएगी। लिन मोयू समझ गया, आत्मा सम्लन की भव्य संरचना का उपयोग करके आत्मा भक्षकों का नाश करना और उन सभी अवसरों को एकत्रित करना जिनसे सैकड़ों या हजारों दिव्य विशेषज्ञ उत्पन्न हो सकते थे, और इसे अपने लिए एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने के अवसर में बदलना। इस तरह से ये कई लोगों के लिए अन्यायपूर्ण हो सकता है, जिससे उन्हें दिव्य विशेषज्ञ बनने का मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए ये बिना किसी नुकसान के लाभदायक होगा। एंटारेस ने कहा, तुम्हारे आदिम रून्स से मिलने वाली शक्ति की एक सीमा होती है ना? इस सीमा का निर्धारण केवल तुम्हारा भौतिक शरीर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी करती है। सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने के लिए आपको अपने शारीरिक शरीर और आत्मा दोनों में पर्याप्त स्तर की शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। पहले तो आपको ये समस्या केवल तीसरी नौकरी बदलने के बाद ही आती थी, लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता देता हूँ। एंटारेस खुद से काफी खुश लग रहा था, हालांकि इसका कारण केवल वही जानता था। हालांकि लिन मोयू ने पहले ही उसकी बातों पर ध्यान दे दिया था। बिना ज्यादा सोचे समझे लिन मोयू ने मन बना लिया, मुझे आत्मा सम्लन भव्य संरचना स्थापित करने की विधि बताओ। अंतारेस ने लिन मोयू की ओर तिरछी नजर से देखा, तुम्हें बताने का क्या फायदा? तुम कोई दिव्य गठन के उस्ताद नहीं हो। इसका मतलब था, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तो तुम्हें बताने का क्या फायदा? ये देखकर कि लिन मोयू जाल में फंस गई है, अंतारेस ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया। इसके अलावा इतनी कीमती चीज के लिए क्या आपको नहीं लगता कि आपको कीमत चुकानी चाहिए? 3 लेन देन। जब तक आप मेरे लिए अगले 3 लेन देन पूरे करने के लिए सहमत होते हैं, मैं आपको आत्मा सम्लन की भव्य संरचना स्थापित करने की विधि बता दूंगा। मैं तो आपको आत्मा को जोड़ने वाले अमृत की संरचना विधि भी बता सकता हूँ। क्या मैं बहुत उदारता नहीं दिखा रहा हूँ? सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने का यही प्रलोभन था। एंटारेस ने शरारती मुस्कान के साथ लिन मोयू की ओर देखा। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि लिन मोयू उसके जाल में नहीं फंसेगी। लिन मोयू ने कुछ देर सोचा, आपकी बात सही है, मुझे बताने का कोई फायदा नहीं है, और यह चीज काफी महंगी है, मैं इसे खरीद नहीं सकती। एंटारेस अचंभित रह गया, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन मोयू ने कहा, बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, मैं इसे वहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। उत्तर बताने के लिए धन्यवाद। लिन मोयू ने जाने की कोशिश की। 1 मिनट रुको। लिन मोयू को रोकने के लिए अंतारेस ने तुरंत आवाज लगाई। यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा था। एंटारेस ने गंभीरता से कहा, क्या तुम अब सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं बनना चाहते? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं करना चाहता हूं, लेकिन आपकी कीमत मेरे बस की बात नहीं है। 3 लेन देन बुरियल लाइटनिंग वैली के अनुभव से वह बता सकता था कि एंटारेस के लेन देन निश्चित रूप से सरल नहीं थे। कुछ अन्य लोगों को इन्हें पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। इसके अलावा लिन मोयू ने एंटारेस के शब्दों में एक अलग ही लहजा महसूस किया। दरअसल लिन मोयू को न केवल आत्मा सम्लन की भव्य संरचना चाहिए थी, बल्कि आत्मा सम्लन का अमृत भी चाहिए था। मानव जाति के पास आत्मा को संयोजित करने वाले किसी अमृत की कोई विधि नहीं थी। प्राचीन ग्रंथों में केवल इतना उल्लेख था कि एक ऐसा अमृत था जो आत्मा भक्षक को मार सकता था, लेकिन उसका कोई सूत्र नहीं था। तो लिन मोयू सिर्फ एंटारेस को झांसा दे रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, जब उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया, तो एंटारेस ने तुरंत उसे वापस बुला लिया। एंटारेस की आंखों में उसे घबराहट का एक ऐसा संकेत दिखाई दिया जो लगभग अगोचर था। अंतारेस ने ठंडे लहजे में कहा, 3 लेन देन आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इन्हें करने में मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ सकती है। अगर मेरी जान चली गई, तो फिर सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने का सपना तो मैं भूल ही जाऊंगा। एंटारेस ने एक पल सोचा, तो फिर 2 लेन देन के बारे में क्या ख्याल है? लिन मोयू ने फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, आपके लेन देन बहुत मुश्किल है। पिछली बार तो मैं बुरियल लाइटनिंग वैली में बाल बचा था। 2 लेन देन ही मेरी न्यूनतम सीमा है। एंटारेस अभी भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके शब्दों में थोड़ी बेचैनी झलक रही थी, जिसे लिन मोयू ने बखूबी महसूस किया।
लिन मोयू जानती थी कि कीमत पर अभी और बातचीत की जा सकती है। दोनों के बीच बहस चलती रही। लिन मोयू बार बार जाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार एंटारेस उसे रोक देता था। एंटारेस का मुनाफा लगातार गिरता जा रहा था। जब अंततः दोनों के बीच समझौता हो गया, तो एंटारेस के बड़े नथुने लगातार जोर जोर से फुफकार रहे थे। लिन मोयू ने आत्मा सम्लन अमृत की विन्यास विधि के साथ साथ आत्मा सम्लन भव्य संरचना की स्थापना की विधि भी प्राप्त कर ली और बड़ी संतुष्टि के साथ वहां से चली गई। एंटारेस को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। लिन मोयू स्पष्ट रूप से इन दोनों चीजों को बहुत चाहती थी, लेकिन मानव जाति के पास वास्तव में आत्मा को संयोजित करने वाले किसी भी अमृत का फॉर्मूला नहीं था। लिन मोयू सिर्फ झांसा दे रही थी। मुझसे कहाँ गलती हुई? मुझसे गलती कहाँ हुई? अंटारेस मन ही मन बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 519 अध्याय 519 तारांकन अध्याय 519 वास्तव में किसे लाभ हुआ? ये कहना मुश्किल है। तारांकन। अंटारेस ने 3 लेन देन का प्रस्ताव रखा, लेकिन लिन मोयू ने मना कर दिया। कीमत लगातार गिरती रही, और कुछ सौहार्दपूर्ण सौदेबाजी के बाद वे अंततः जमा राशि के रूप में एक ही लेन देन पर सहमत हो गए। एंटारेस ने लिन मोयू के एक सौदे को पूरा करने के वादे के बदले में सोल फ्यूजन एरे और सोल फ्यूजन एलिक्सिर प्रदान किया। लिन मोयू ने अपने तीसरे जॉब ट्रांजिशन के बाद एंटारेस के लिए ड्रैगन पल लाने के लिए ड्रैगन किंग के महल के कालकोठरी में जाने पर सहमति जताई। असल में, लिन मोयू ने सिर्फ जबानी वादा किया था और कुछ नहीं दिया, फिर भी उसे अपनी मनचाही चीज मुफ्त में मिल गई। लिन मोयू के जाने के बाद ही एंटारेस को एहसास हुआ कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। काफी सोचने के बाद उसने बुदबुदाया, यह आदमी तो वाकई चालाक है। लेकिन मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सोल फ्यूजन एरे तो वैसे भी उसे ही मिलना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल डेवोरर सचमुच प्रकट होगा। यह दुनिया वाकई एक सर्वोच्च विशेषज्ञ को जन्म देने वाली है, और मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगी। अंटारेस की आंखों में एक चमक आ गई। अगर लिन मोयू इसे देख लेता, तो वह जरूर सोचता कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ। शायद वादा भी बेवजह था। ग्रेट स्वैम्प सीक्रेट दायरे में जियांगनिंग अकादमी के सभी परीक्षण गुप्त क्षेत्रों में राक्षसों का स्तर 20 से कम था, जिससे यह नए छात्रों के परीक्षणों के लिए एक निम्न स्तरीय गुप्त क्षेत्र बन गया था। ये गुप्त क्षेत्र बहुत सुरक्षित था और 100 से अधिक वर्षों से यहाँ कोई घटना नहीं घटी थी। हालांकि गाओयांग की घटना के बाद से इस गुप्त क्षेत्र को सील कर दिया गया था। कुछ घंटे पहले ही, जब मेंग एनवेन और अन्य लोग वहां पहुंचे, तब जाकर इस गुप्त क्षेत्र में नए आगंतुकों का फिर से स्वागत किया गया। मेंग एनवेन ने जियांगनिंग अकादमी में किसी को भी सूचित नहीं किया और अपने तरीके से सभी को सीधे गुप्त क्षेत्र में ले आया। शेनशिया टावर में अनेक जादुई शक्तियां थीं, और मेंग एनवेन ने उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। शुयाओ शेन द्वारा खोजे गए एक दिव्य स्तर के वैद्य की बदौलत गाओयांग पहले ही ठीक हो चुका था। कई उच्च स्तरीय उपचार मंत्रों के बाद गाओयांग के अंग तेजी से फिर से उगाए। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई थी, फिर भी वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह चल फिर सकता था। समूह ने कालकोठरी में तेजी से प्रगति की। मेंग एनवेन की उंगली के इशारे से गाओयांग और शुहान पर प्रकाश के गुच्छे प्रकट हुए, जिससे उन्हें उड़ने की क्षमता प्राप्त हुई। आगे चलो, मेंग एनवेन ने धीमी आवाज में कहा। जी हाँ। गाओयांग तुरंत आगे की ओर उड़ गया। गुप्त क्षेत्र बड़ा नहीं था, और वे जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां गाओयांग के साथ दुर्घटना हुई थी। गाओयांग ने नीचे एक छोटे दलदल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये यही है। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं था। मेंग एनवेन ने उंगली से इशारा किया और शेनशिया टावर हवा में प्रकट हो गया। प्रकाश की एक किरण गिरी, जिससे दलदल में मौजूद सारी मिट्टी और पत्थर उड़ गए। दलदल की गहराई केवल 1 मीटर से थोड़ी अधिक थी, जो इसे नए विद्यार्थी की परीक्षा के लिए अत्यंत सुरक्षित बनाती थी। यदि कोई दलदल में गिर भी जाता, तो भी उसे जानलेवा खतरा नहीं होता। गुप्त क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की क्षमता विकसित करना था। दलदल जल्दी ही तल तक पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेंग एनवेन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से गुनगुनाया और कुछ हस्त मुद्राएं बनाई। शेनशिया टावर का नाटकीय रूप से विस्तार हुआ, जिससे एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्पन्न हुआ और आसपास के कई दलदलों से कीचड़ और पत्थर बह निकले।
दर्जनों छोटे बड़े दलदल नीचे की सतह पर आ गए। इस बार मेंग एनवेन ने और भी सावधानी से काम किया, कई बार तल को खुरचकर बड़ी मात्रा में कीचड़ और पत्थर निकाले। इस समय कई लोगों ने कुछ असामान्य देखा। शूहान ने धीरे से कहा, इस दलदल के तल में एक और खाली जगह प्रतीत होती है। दलदल की निचली सतह मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनी थी, कुछ हिस्से अर्ध पारदर्शी थे, जैसे दर्पण। इन हिस्सों से यह स्पष्ट था कि नीचे और भी अधिक स्थान था। शुयाओ शेन ने एक औषधि की बोतल निकाली और उंगली के इशारे से उसकी कुछ बूंदें सबकी पलकों पर गिरा दी। उनकी दृष्टि तुरंत बेहतर हो गई, मानो उन्हें एक्स-रे दृष्टि मिल गई हो, जिससे वे जमीन के नीचे की चीजें देख पा रहे थे। शूहान ने हैरानी से कहा, मैं उन्हें देख रहा हूं। नीचे बहुत सारे आत्मा भक्षक हैं। गाओयांग ने भी उन्हें देखा और कहा, तो बात यह है। उसकी आंखों में भय और गहरी घृणा भरी हुई थी। पिछले 6 महीनों से वह मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहा था। बाद में उसे पता चला कि वह आत्मा भक्षक नामक एक राक्षस के साए में जी रहा था। मेंग एनवेन ने कहा, उस दिन गाओयांग ने गलती से दलदल के तल में एक छेद कर दिया होगा, जिससे आत्मा भक्षक भाग निकले। अभी इन्हें मत छुओ। मैं बाद में इस गुप्त क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दूंगा और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। पहले खोजबीन करते हैं। अभिलेखों के अनुसार आत्मा भक्षकों से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुएं आसपास ही होनी चाहिए। शुयाओ शेन ने धीमी आवाज में कहा, इस दुनिया में हर चीज का कोई न कोई प्रतिकार होता है। विषैले जीवों के पास उन्हें नियंत्रित करने वाली चीजें जरूर होती हैं। आत्मा भक्षक भी इसका अपवाद नहीं होने चाहिए। शेनशिया टावर में भनभनाहट हुई और सारी मिट्टी और पत्थर अपनी मूल जगह पर लौट आए, मानो उन्हें कभी हिलाया ही न गया हो। चारों ने जमीन को छुए बिना हवा में उड़ते हुए चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। ये गुप्त क्षेत्र असंख्य वर्षों से अस्तित्व में था। जियांगमिंग अकादमी द्वारा नए छात्रों के लिए एक परीक्षण गुप्त क्षेत्र के रूप में नामित किए जाने के बाद प्रत्येक वर्ष छात्रों के कई बैच इसमें प्रवेश करते थे। गाओयांग ने प्रवेश करने से पहले गुप्त क्षेत्र के अभिलेखों का गहन अध्ययन किया था और वह अंदर की हर चीज से परिचित था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दलदल की तलहटी में आत्मा भक्षकों का अड्डा छिपा होगा। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक शूहान ने चिल्लाकर कहा, यह चीज असामान्य लग रही है। शूहान को क्या मिला, ये देखने के लिए सब लोग उड़कर वहां पहुंचे। एक उभरी हुई चट्टान पर गुलाबी रंग की शंख जैसी कुछ वस्तुएं थीं। यह समुद्र तट नहीं था, इसलिए चट्टानों पर शंख उगना बहुत ही असामान्य बात थी। शुयाओ शेन ने दूर से कुछ सीपियां उठाई और वहीं प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत विभिन्न बोतलों और जारों से भरी एक प्रायोगिक मेज निकाली। शूहान चुपचाप 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया और गाओयांग को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। गाओयांग हैरान था, क्या गड़बड़ है? शूहान ने कहा, जब मेरे दादाजी प्रयोग करते हैं तो हमें उनसे दूर रहना पड़ता है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? गाओयांग को समझ नहीं आया। शूहान ने मेंग एनवेन की ओर इशारा किया। न केवल वे, बल्कि मेंग एनवेन भी बहुत दूर पीछे हट गई थी, उनसे भी कहीं अधिक दूर। बूम! अचानक एक धमाका हुआ, जिससे हवा में अमृत का धुआं भर गया। शूहान ने जल्दी से अपनी नाक ढक ली और बोला, सांस मत लो, पीछे हट जाओ। गाओयांग ने तुरंत आदेश का पालन किया और बहुत दूर पीछे हट गया। फिर एक के बाद एक धमाके हुए। धमाके की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर धमाके से हवा धुएं से भर गई। गाओयांग ने अपनी आंखों से देखा कि धुएं के कारण जमीन पर उगे कई फूल और पौधे मुरझाकर मर गए। शूहान ने समझाया, जब मेरे दादाजी औषधियों के साथ प्रयोग करते हैं, तो वे अक्सर कुछ विषैले पदार्थ बनाते हैं। यदि प्रयोग विफल हो जाता है, तो इससे विस्फोट हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से हमें दूर रहना चाहिए। गाओयांग को इसका कारण समझ आ गया। उसने न केवल फूल और पौधे देखे, बल्कि यह भी देखा कि गुप्त लोक के राक्षस धुएं के संपर्क में आते ही 5 सेकंड के भीतर मर जाते थे। यह कोई साधारण वैद्य नहीं था, यह विष का उस्ताद था। एक वैद्य बीमारियों का इलाज कर जान बचा सकता था, लेकिन वह दुश्मनों को जहर देकर मार भी सकता था। यह दवा थी या जहर, यह उनके इरादे पर निर्भर करता था। गाओयांग ने बुदबुदाते हुए कहा, कितना शक्तिशाली जहर है। शूहान ने धीमी आवाज में कहा, मेरे दादाजी के विष भी बहुत शक्तिशाली हैं। गाओयांग ने बार बार सिर हिलाया, वाकई बहुत शक्तिशाली।
काफी देर बाद शुयाओ शेन ने आखिरकार प्रयोग करना बंद कर दिया और प्रयोग की मेज को एक तरफ रख दिया। मैंने इसका परीक्षण कर लिया है। ये शंख जैसी दिखने वाली चीजें वास्तव में एक प्रकार का खनिज है। इन पदार्थों में एक विशेष घटक होता है जो आत्मा को प्रभावित कर सकता है। मेंग एनवेन की आंखें चमक उठी, तो फिर यह जरूर यही होगा। शुयाओ शेन ने कहा, हालांकि यह आत्मा को प्रभावित कर सकता है, फिर भी यह आत्मा भक्षकों को मारने से बहुत दूर है। मेंग एनवेन ने कहा, फिर अमृत बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। शुयाओ शेन की आंखों में चमक आ गई। मैंने लंबे समय से ऐसी कोई दिलचस्प चीज नहीं देखी। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं निश्चित रूप से इसके लिए उपयुक्त औषधि बनाऊंगी। इसी क्षण मेंग एनवेन के कम्युनिकेटर में कंपन हुई। उसने उस पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, लिन मुयू वापस आ गई है। शेनशिया टावर ने एक टेलीपोर्टेशन सरणी बनाई और अगले ही पल लिन मुयू गुप्त क्षेत्र में प्रकट हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 520। अध्याय 520। 520 तारांकन। अध्याय 520। समय बदल गया है और लोगों के दिल भी बदल गए हैं। तारांकन। मेंग एनवेन ने पूछा, कैसा है? उसने क्या कहा? उन्होंने एक संरचना दी और कहा कि यह संरचना आत्मा भक्षक से निपट सकती है। लिन मुयू ने मेंग एनवेन को एक फॉर्मेशन डायग्राम सौंपा। यह जानकारी एंटारेस ने दी थी, जिसने कहा था कि इसे केवल ईश्वर स्तरीय गठन विशेषज्ञ ही समझ सकता है। खैर, उस पर ऐसी ऐसी लिखावट थी जिसे लिन मुयू बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। एक गठन। मेंग एनवेन ने उस संरचना आरेख को लिया, जो अत्यंत प्राचीन था और एक उजाड़ आभा बिखेर रहा था। एक ईश्वरीय स्तर के गठन विशेषज्ञ के रूप में मेंग एनवेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और गठन आरेख से जुड़ गए। पल भर में संरचना आरेख से एक तेज, चकाचौंध भरी और चमकदार रोशनी निकली। बड़ी संख्या में जटिल और अस्पष्ट प्रतीक बाहर निकले। कुछ मेंग एनवेन की आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर गए, जबकि अन्य हवा में प्रकट हुए। रून अक्षर आपस में गुथे और उलझे हुए थे, जिससे एक शानदार आकृति प्रकट हुई। मेंग एनवेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे गठन के बारे में सारी जानकारी को समझने में काफी समय लगा। बाकी लोगों को तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि यह संरचना असाधारण थी और एक बार सक्रिय होने पर यह धरती को हिला देने वाली होगी। काफी देर बाद संरचना आरेख पर प्रकाश फीका पड़ गया और मेंग एनवेन ने अपनी शांति वापस पा ली। गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कितनी शक्तिशाली संरचना है? लिन मुयू ने पूछा, शिक्षक, क्या आप इसे सेटअप कर सकते हैं? मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इसके लिए गहन शोध की आवश्यकता होगी। शुयाओ शेन ने कहा, मुझे भी इस औषधि का अध्ययन करना होगा। दोनों तरीकों से हम आत्मा भक्षक की समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। मेंग एनवेन की आंखें लिन मुयू की ओर देखते हुए झपकी और बोली, चलो वापस चलते हैं। उसने शेनशिया टावर को सक्रिय कर दिया, जिससे सभी लोग गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गए। मेंग एनवेन ने अनायास ही गुप्त क्षेत्र को सील कर दिया, जिससे किसी को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया। शुयाओ शेन और शुहान अपने औषधि देवता के महल में लौट आए। मेंग एनवेन लिन मुयू और गाओयांग को वापस श्वेत देवता के प्रांगण में ले गई। बाय यीयुआन आराम कर रही थी और उसने धीरे से कहा, शाओयू, तुम्हारा दोस्त ठीक हो गया है? लिन मुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब वह ठीक है। श्वेत भगवान। गाओयांग अचानक चिल्लाया और धड़ाम से जमीन पर घुटने टेकते हुए लगभग बाय यीयुआन के सामने झुक गया। वह उत्तेजना से कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवनकाल में श्वेत ईश्वर को देख पाऊंगा। अगर मैं अभी मर भी जाऊं, तो भी यह इसके लायक है। इससे बाय यीयुआन चौंक गई और बोली, शाओयू, तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ है? लिन मुयू ने आह भरते हुए कहा, वह बस ऐसा ही है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेंग एनवेन ने कहा, तुम्हारा दोस्त अभी अभी ठीक हुआ है, ज्यादा उत्साहित मत हो। ओल्ड बाय, उसे अभी शियाजिंग अकादमी में रहने के लिए ले जाओ। मुझे और शियाओयू को कुछ बात करनी है। मेंग एनवेन के गंभीर भाव से पता चलता था कि यह मामला महत्वपूर्ण था। बाय यीयुआन उठी और गाओयांग को घसीटते हुए बोली, बच्चे, मेरे साथ आओ। लिन मुयू ने यह भी कहा, तुम पहले शियाजिंग अकादमी में जाकर रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उत्साह में डूबी गाओयांग को बाय यीयुआन खींचकर ले गई।
उनके जाने के बाद लिन मोयू ने मेंग अनवेन की ओर देखा और कहा, शिक्षक, आपने अवश्य ही ध्यान दिया होगा। मेंग अनवेन ने लिन मोयू की ओर देखते हुए कहा, मुझे इसका मोटा मोटा अंदाजा है, लेकिन आपको खुद ही इसे समझाना चाहिए। मेंग अनवेन के पास न केवल कहने के लिए कुछ था, बल्कि लिन मोयू के पास भी चर्चा करने के लिए कुछ था। लिन मोयू ने कहा, सोल फ्यूजन फॉर्मेशन के अलावा एंटारेस ने सोल फ्यूजन एलिक्सिर भी दिया। मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो। लिन मोयू ने उन्हें एक कप चाय दी और कहा, एंटारेस ने कहा कि यह गठन मुझे एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने की नींव रखने में मदद कर सकता है। मेंग अनवेन की भौहें तेजी से फड़क उठी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी थोड़ी कांपती उंगलियां उसके भीतर की उत्तेजना को जाहिर कर रही थी। लिन मोयू ने एंटारेस के शब्दों को दोहराया, और मेंग अनवेन ने उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया। बारीकी से काम करने के मामले में लिन मोयू जानता था कि वह मेंग अनवेन की बराबरी नहीं कर सकता। मेंग अनवेन कुछ ही शब्दों से कई बारीकियों का विश्लेषण कर सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद मेंग अनवेन ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए थोड़ी गर्म चाय पी और फिर बोला, वो सही कह रहा है। चाहे कितने ही भगवान स्तर के विशेषज्ञ हों, वे एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की बराबरी नहीं कर सकते। चूंकि उन्होंने कहा है कि सोल फ्यूजन फॉर्मेशन आपको एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने की नींव रखने में मदद कर सकता है, इसलिए मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा मुझे उनकी बातों से यह आभास होता है कि वे आपको एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बनते देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यह आत्मा सम्लन संरचना, भले ही आप इसे नहीं चाहते थे, वह इसे आप पर थोप देता। लिन मोयू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। लगता है मैं उतनी समझदार नहीं हूं। मेंग अनवेन ने हंसते हुए कहा, तुम तो पहले से ही बहुत होशियार हो। लेकिन ये संरचना बहुत जटिल है, और हर किसी की आत्मा की अपनी सीमाएं होती हैं। आप अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए सभी सोल डेवोरस का उपयोग नहीं कर सकते। बहुत अधिक मात्रा उतनी ही बुरी है जितनी की बहुत कम मात्रा। इसलिए हमें सोल फ्यूजन फॉर्मेशन और सोल फ्यूजन एलिक्सिर दोनों को तैयार करने की आवश्यकता है। लिन मोयू ने सोल फ्यूजन एलिक्सिर का फॉर्मूला मेंग अनवेन को सौंपते हुए कहा, यह फॉर्मूला है। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो हम शेनशिया साम्राज्य के भीतर आत्मा सम्लन संरचना स्थापित करेंगे। तुम केंद्र में रहोगे और पर्याप्त आत्मा शक्ति को अवशोषित करोगे। बाकी लोग सोल फ्यूजन एलिक्सिर लेंगे, जो शेनशिया साम्राज्य के लिए कई प्रतिभाशाली लोगों का निर्माण भी कर सकता है। जब वे बात कर रहे थे, मेंग अनवेन ने सोल फ्यूजन एलिक्सिर के फॉर्मूले की जांच की। हालांकि वह रसायन शास्त्री नहीं थे, लेकिन उन्हें इससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। सोल फ्यूजन एलिक्सिर का मुख्य घटक रेडस्टोन नामक पदार्थ था। रेडस्टोन एक लाल रंग का खोल था जो गुप्त क्षेत्र में चट्टानों पर उगता था। लिन मोयू ने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि शेनशिया साम्राज्य में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को पैदा करना फायदेमंद है। मेंग अनवेन ने अचानक लिन मोयू की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रश्न चिन्ह था, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लिन मोयू ने कुछ देर सोचा और अपने शब्दों को व्यवस्थित करते हुए कहा, मेरा मानना है कि पेशेवरों के लिए प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण गुण दृढ़ता, लचीलापन और चरित्र है। मैंने औसत प्रतिभा वाले लेकिन नेक चरित्र वाले लोगों को देखा है, जो मृत्यु से नहीं डरते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन वे काया और स्वार्थी हैं। ऐसे लोग आसानी से प्रलोभित हो जाते हैं। भले ही वे मजबूत हो जाएं, फिर भी वे राक्षसों की कठपुतली बन सकते हैं। मेंग अनवेन कुछ नहीं बोली, वह लिन मोयू के शब्दों पर विचार कर रही थी। लिन मोयू ने आगे कहा, मुझे पता है कि आप शेनशिया साम्राज्य में सभी लोगों को ड्रैगन की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन समय बदल गया है। आत्मा भक्षक की आपदा के दौरान राक्षस और ड्रैगन अभी तक नहीं आए थे। राक्षस पूजा का कोई पंथ नहीं था, और पूरी मानव जाति का अस्तित्व दांव पर लगा था। ऐसी स्थिति में मानव जाति स्वाभाविक रूप से एकजुट हो गई। पर अब लिन मोयू ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि मेंग अनवेन समझ जाएगी। काफी देर बाद मेंग अनवेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, आप सही हैं। समय बदल गया है, और लोगों के दिल भी बदल गए हैं। अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिन मोयू ने कहा, यहाँ कई आत्मा भक्षक हैं, और मैं अकेले सारी आत्मा शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकती। अतिरिक्त आत्मा शक्ति को कुछ खास लोगों को दिया जा सकता है।
जैसे आप, शिक्षक बाय, शिक्षक यान, मेरी बहन यी, गायांग और अन्य। मुझे पता है कि मेरा विचार थोड़ा स्वार्थी है, लेकिन मुझे थोड़ा स्वार्थी होना ही पड़ेगा। मेंग एनवेन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मुझे रणनीति में कुछ बदलाव करने होंगे, और आपको ही सब कुछ संभालना होगा। आप पर बहुत दबाव होगा। लिन मोयू को ये जानकर राहत मिली कि मेंग एनवेन ने उसका सुझाव स्वीकार कर लिया है। उसका विचार कुछ हद तक स्वार्थी था, और उसे डर था कि मेंग एनवेन इसे स्वीकार नहीं करेगी। सौभाग्य से, मेंग एनवेन खुले विचारों वाली थी। लिन मोयू ने कहा, जब तक आप फॉर्मेशन में बदलाव कर सकते हैं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सोल फ्यूजन एलिक्जिर की बात करें तो यह एक बैकअप के रूप में रखा जा सकता है। जब हम तैयार हो जाएंगे, तो हम इसे मेडिसिन गॉड को दे सकते हैं ताकि वे इससे संबंधित एलिक्जिर विकसित कर सकें। दोनों ने कुछ देर चर्चा की और अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया। यह संरचना विशाल थी, जो पूरे शिनशिया साम्राज्य को घेरे हुए थी। संरचना के नोड्स का चयन करने के लिए सावधानीपूर्वक गणना की आवश्यकता थी। इसमें सेना की भूमिका हो सकती है, लेकिन मेंग एनवेन और बाय युवान की स्थिति को देखते हुए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शुयाओ शेन ने पहले ही इस औषधि पर शोध शुरू कर दिया था, लेकिन लिन मोयू को इसका सूत्र अत्यंत जटिल लगा। इस औषधि को विकसित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसी बीच, साम्राज्य के प्रशासन का प्रबंधन करने वाले शाही परिवार ने पहले ही कार्रवाई कर ली थी। राजमहल से विभिन्न प्रांतों और शहरों को आदेश जारी किए गए। कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को जुटाया गया और उन्होंने देश भर में यात्रा की। विशेषकर जियांगनिंग प्रांत में एक तरह का मौन लॉकडाउन लागू किया गया था। कई कर्मचारी गुप्त रूप से जांच कर रहे थे और पिछले 6 महीनों में असामान्य स्थिति वाले सभी लोगों की पहचान कर रहे थे। जांच में ऐसे कई व्यक्तियों का पता चला। विशेषकर शिहाई शहर में, जहां गाओयांग रहता था, ऐसे कई मामले सामने आए। साम्राज्य ने उन्हें केंद्रीकृत उपचार के लिए एकत्रित किया। सभी कार्य बिना किसी सूचना के चुपचाप संपन्न किए गए। जियांगनिंग अकादमी के जो छात्र शहर से बाहर थे, उन्हें तुरंत अकादमी लौटने के लिए सूचना प्राप्त हुई। वे चाहे जो भी कर रहे हों, उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस लौटना ही पड़ता था। लिन मोयू कुचेंग लौट आए और फैंग जिलियू और उनके समूह से फिर से मिले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें।